Recitation of Holy Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान प्लेटफॉर्म टू सेलिब्रेट वर्ल्ड्स क्वालिटी डे। मैं आप सबको क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से वर्ल्ड क्वालिटी डे के इवेंट पे खुशामदीद कहता हूँ। मैं इस इवेंट के आगाज़ में आपसे वर्ल्ड क्वालिटी डे के हवाले से कुछ बातें शेयर करूँगा और आपको ये बताऊँगा कि हम इस काविश को आप तक कैसे पहुँचा रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम ज़ुबैर अनवार है और मैं अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी के प्लेटफॉर्म पे एज मेंबर लीडर काम करता हूँ। कुछ देर में मैं अपनी प्रेजेंटेशन के साथ आपसे मुकम्मल तारुफ करवाऊँगा। सबसे पहले मैं ये कुछ बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड क्वालिटी डे दुनिया में पिछले 30 से 35 साल से मनाया जा रहा है। दुनिया की तमाम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो बाकी इदारों के लिए क्वालिटी और एक्सेलेंस के हवाले से रहनुमाई फराहम करती हैं, जिनमें अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्वालिटी, यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट, जापान सोसाइटी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, यूनियन ऑफ जापान साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स, गर्जे के आप बहुत से बड़े इदारे जो दुनिया में कई सालों से क्वालिटी और एक्सेलेंस की तालीम को प्रोफेशनली और एकेडमिकली प्रमोट कर रहे हैं, ये गुज़श्ता कई दहाइयों से वर्ल्ड क्वालिटी डे को सेलिब्रेट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने 1990 में ये फ़ैसला किया कि वर्ल्ड क्वालिटी डे को नवंबर के दूसरे हफ्ते की जुमेरात को मुनक्कद किया जाए। तो इस हवाले से 12 नवंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड क्वालिटी डे मनाया गया है। वर्ल्ड क्वालिटी डे सिर्फ एक दिन तक महदूद है। दुनिया की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, कॉरपोरेशंस, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज पूरे महीने के अंदर ऐसे इवेंट्स का बंदोबस्त करती हैं जिनके ज़रिए वो क्वालिटी और एक्सेलेंस के साथ अपनी कमिटमेंट को रिवाइव करती हैं। ये एक ऐसा मौका है जिसके अंदर आप अपनी क्वालिटी पॉलिसी को रिव्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आप क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ हम आहंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो ये एक ऐसा मौका है जिसको हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए क्वालिटी और एक्सेलेंस के पर्सपेक्टिव में यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में हम आज के दिन एक ख़ास एहतमाम कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, पूरी दुनिया में कोरोना यानी कोविड-19 के असरात की वजह से बिज़नेस एक्टिविटीज़ और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ महदूद हो गई हैं। तो हम कुछ इदारों ने क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर ये एहतमाम किया कि हम इस कोरोना की वबा के बावजूद एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म से टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप तक इस इवेंट को पहुंचाएं और आप सब लोग इसके बारे में आगाही हासिल कर सकें। हम बड़े मुसर्रत के साथ ये ऐलान करते हैं कि क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी सोसाइटी की एसोसिएट्स ऑर्गेनाइजेशन
जिसमें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, बाइट्स सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, लाहौर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और दीगर दूसरे अदारे वाबस्ता हैं। क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर प्रोफेशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है ऑर्गेनाइजेशंस को और इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स को। मैं आपके साथ आज की तकरीब के हवाले से ये शेयर करना चाहूँगा कि स्पीकर जो इस पैनल के स्पीकर हैं ये आपके साथ कुछ ख़ास मौज़ूआत के ऊपर तबादला ख्याल करेंगे। सबसे पहले मैं सर्विस क्वालिटी के हवाले से एक गुफ्तगू करूँगा। मेरे बाद जनाब डॉक्टर कामरान मूसा साहब क्वालिटी प्रोफेशन और प्रैक्टिसेस के हवाले से अपनी गुफ्तगू में इहाता करेंगे कि नए दौर के अंदर नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ क्वालिटी प्रोफेशनल अपने आप को कैसे हम आहंग कर सकते हैं और नए दौर के चैलेंजेस से कैसे नबर आजमा हो सकते हैं। हमारे आज के एक और स्पीकर जनाब जनरल सलीमुद्दीन मियाँ साहब पब्लिक सेक्टर के हवाले से अपनी गुफ्तगू में इस बात का इहाता करेंगे कि हमें किन किन एरियाज़ पे फोकस करना है जिसके ज़रिए हम एक बेहतर पाकिस्तान की तरफ गामज़न हो पाएंगे। हमारे चौथे स्पीकर जनाब एजाज़ यूसुफ साहब जो एजुकेशन के प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपने तजर्बे और अपने नज़रियात की रोशनी में आपसे ये तबादला ख्याल करेंगे कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर क्वालिटी और एक्सेलेंस के जो नए चैलेंजेस हैं उनको कैसे हासिल किया जा सकता है। हम बाखुशी आपसे ये भी शेयर करना चाहेंगे कि अगर आप इन स्पीकर से कोई सवाल करना चाहें तो आप चैट बॉक्स के अंदर अपने सवालात पोस्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि कुछ सेलेक्टेड सवालों के जवाब दे सकें और तमाम सवालों का अहाता शायद मुमकिन ना हो, लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ सवाल रह जाएं तो आप हमारे एसोसिएट इदारों के साथ भी ये सवाल पूछ सकते हैं उनके ईमेल्स पे जो इस प्रेजेंटेशंस के दौरान दिए जाएंगे। हमारा क्लोजिंग नोट डॉक्टर अली साजिद साहब की तरफ से होगा जो क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा चेयरमैन हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम आपके साथ जो अगले 2 घंटे स्पेंड करेंगे इसमें हम आपको इन ख़ास एरियाज़ के बारे में एक अच्छी मालूमात दे सकेंगे और आपके साथ शेयर कर सकेंगे कि ग्लोबल लेवल पे क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और हम एक पाकिस्तानी की हैसियत से उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं बड़ी खुशी के साथ आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ कि हमारे इस सेशन में बहुत सारे पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो पाकिस्तान से भी ऑनलाइन मौजूद हैं। उसके अलावा मिडल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका से भी पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स इस सेशन को ज्वाइन किए हुए हैं। हमने ये कोशिश की है कि इस सेशन को पाकिस्तानी फ्लेवर और कल्चर के पर्सपेक्टिव में ऑर्गेनाइज किया जाए। तो ऐसे हमारे दोस्त जो इस सेशन से फ़ायदा उठाना चाहते हैं लेकिन वो उर्दू ज़ुबान को नहीं समझते, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस सेशन को बेशक वो अटेंड ना करें। उनके लिए और भी प्लेटफॉर्म्स और फोरम्स मौजूद हैं जो हम किसी और मुनासिब मौके पे लेके आएंगे। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें और सेशंस को फॉर्मली ओपन करें, मैं इस मौके पे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिनकी अनथक मेहनत और फुल डेडिकेशन के साथ ये मुमकिन हुआ कि हम ये इवेंट आपके साथ ऑर्गेनाइज़ करें और आप तक पहुँचाएँ। तो मैं कुछ जो जिन स्टाफ और प्रोफेशनल्स ने इसमें भरपूर किरदार अदा किया मैं उनके नाम देना चाहूँगा और आपसे भी भरपूर पजीराई की अपील करूँगा। इसमें मिस फरजाना खान, जनाब हसन कामरान साहब और जनाब नईम शहजाद, इन सब के तवस्सुत से इस वक्त ये इवेंट आप तक लाइव भी पहुँच रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इनको अप्रिशिएट करने में मेरा भरपूर साथ देंगे। इसके साथ ही हम अपने पहले सेशन का आगाज़ करते हैं और हमारा जो पहला सेशन है वो मेरे से रिलेटेड है।
नाजरीन और सामीन, हमारे आज के सेशन का थीम है पाकिस्तान ऑन द रोड टू एक्सेलेंस। हम सब पाकिस्तानी अपने मुल्क को बेहतर और बेहतरी की तरफ गामजन देखना चाहते हैं। दुनिया की अगर पिछली 100 साल की तारीख को देखा जाए तो मालूम होगा कि क्वालिटी और एक्सेलेंस ने दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों के लिए ख़ास तौर पर एक चेंज एजेंट का काम किया है। दुनिया में क्वालिटी के दो स्कूल ऑफ थॉट्स रहे हैं, एक अमेरिका से रिलेटेड, दूसरे जापान से रिलेटेड। और आप ये अगर क्वालिटी की हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं तो आप देखेंगे कि इन दोनों मुल्कों की तरक्की में क्वालिटी और एक्सेलेंस की कमिटमेंट जो कि इंडिविजुअल लेवल पे भी मौजूद रही, इंडस्ट्री लेवल पे भी मौजूद रही, कम्युनिटी लेवल पे भी मौजूद रही और नेशनल लेवल पे भी मौजूद रही। उसका नतीजा ये निकला कि ये दोनों अक़वाम दुनिया की तरक्की में सर फहरिस्त हैं। मैं आपके साथ आज के सेशन के अंदर सर्विस क्वालिटी के हवाले से बात करूँगा। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ और आपको बताऊँ कि सर्विस क्वालिटी के हवाले से मेरे पास कहने के लिए क्या है, मैं अपने बारे में आपसे कुछ शेयर करूँगा। मैं एक बाइट्स सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ग्लोबल के नाम से एक इदारा चला रहा हूँ और उसमें एज ए थॉट लीडर के तौर पे काम करता हूँ। अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी के साथ मैं पिछले 15-16 साल से वाबस्ता हूँ और एज ए मेंबर लीडर काम कर रहा हूँ और उनको कई रोल्स में सपोर्ट कर रहा हूँ, जिसमें ASQ अवार्ड बोर्ड पे वोटिंग मेंबर, सर्विस क्वालिटी बॉडी ऑफ नॉलेज के चेयरमैन की हैसियत से और टेक्निकल कम्युनिटी काउंसिल क्यूबा पीयर ग्रुप पे मेंबर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरी कुछ पब्लिकेशंस भी हैं जो अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी और जुरैन इंस्टीट्यूट के साथ मौजूद हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के साथ भी मैं एज सीनियर मेंबर वाबस्ता हूँ। पिछले कुछ सालों से मैं टुम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जर्मनी के साथ एज गेस्ट स्पीकर भी काम कर रहा हूँ और लीन सिक्स सिग्मा के हवाले से मेरी कंट्रीब्यूशन को ग्लोबल लेवल पे तस्लीम भी किया गया और मुझे उसके लिए अवार्ड भी दिए गए हैं। ये मुझे एक कॉमन अवार्ड जो एडेक्स और टुम की तरफ से पिछले साल मिला था और मुझे बताया गया कि उस वक्त तक तकरीबन 1.25 लाख लोग मेरी जो एजुकेशन के ऊपर कंट्रीब्यूशन थे उससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। इस साल ये तादाद 2.5 लाख तक पहुंच चुकी है, लेकिन कोविड की वजह से वो हमने सेलिब्रेशन थोड़ी सी आगे पोस्टपोन कर दी है। सितंबर 2020 में अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी ने मेरा प्रोफाइल अपने लीडिंग मैगजीन क्वालिटी प्रोग्रेस में दुनिया के साथ शेयर भी किया और मुझे सब लोगों से मुबारकबादें भी वसूल हुई हैं। मैं अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी के साथ सर्विस क्वालिटी डिवीज़न के अंदर पिछले कई सालों से एक प्रोजेक्ट पे काम करता रहा, जिसमें दुनिया की एक ग्लोबल टीम मुझे सपोर्ट कर रही थी और वो लोग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता थे। हमने 4-5 साल की मेहनत के बाद एक नया फ्रेमवर्क इवॉल्व किया जिसको मैंने सर्विस क्वालिटी व्हील का नाम दिया। आज के सेशन में मैं आपसे शेयर करूंगा कि सर्विस क्वालिटी व्हील क्या है और दुनिया के अंदर अब इसको एक नई गाइडलाइन के तौर पे, एक नए रेफरेंस के तौर पर क्यों देखा जा रहा है। इससे पहले कि मैं फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन करूं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दुनिया भर में जो सर्विस सेक्टर है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से एक्सीड कर गया है। अगर आप OECD से वाबस्ता ममालिक की GDP देखें तो उसमें सर्विस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग से बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो हमने, आप सब ये भी वाकफियत रखते हैं कि दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी के नए पैराडाइम आ गए हैं। दुनिया इस वक्त इंडस्ट्री 4.0 की टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल कर रही है और ये बात अब सिर्फ थेरी या यूनिवर्सिटी की तालीम तक महदूद नहीं है। पिछले 10 साल से ज़्यादा अरसे से दुनिया में जो इंडस्ट्री 4.0 की टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिनमें कुछ अगर मैं नाम ले पाऊँ, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, ये सब चीज़ें दुनिया को टेक ओवर कर चुकी हैं और इसके अंदर अब नई डेवलपमेंट्स, इन्वेंशंस, इनोवेशन हो रही हैं। इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्वालिटी का जो पैराडाइम है उसके अंदर भी एक शिफ्ट आ गया है। तो क्वालिटी अब सिर्फ टेंजिबल प्रोडक्ट को असेस करने में, क्वालिटी एश्योर करने में, कंट्रोल करने तक महदूद नहीं है।
अब दुनिया के अंदर इंटेंजिबल चीज़ों का यानी सर्विस क्वालिटी के बारे में भी नए स्कूल ऑफ थॉट्स मौजूद हैं। हमने इस चीज़ का इदराक किया और अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी के अंदर हमने इस कुछ इंडस्ट्रीज़ को सेलेक्ट किया जिनके लिए हम एक सर्विस क्वालिटी बॉडी ऑफ नॉलेज का फ्रेमवर्क प्रपोज कर सकें। ये फ्रेमवर्क रिलीज़ हो चुका है और अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी के पेजेस पे अवेलेबल है, आप भी इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज़ के नाम ले सकूँ जो इस फ्रेमवर्क से डायरेक्टली बेनिफिट ले सकती हैं, तो दुनिया में बहुत से नए इमर्जिंग बिजनेसेस हैं जो सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर फैसिलिटी मैनेजमेंट, मिसाल के तौर पर कस्टमर सर्विस, हेल्थ केयर, ई बिजनेस, ई गवर्नमेंट्स, एजुकेशन, नेक्स्ट जनरेशन सर्विस, सर्विस क्वालिटी एक्सेलेंस प्रोग्राम्स, एयरलाइन इंडस्ट्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह। यहाँ पे मैंने 29 के वो नाम लिखे हुए हैं, या बाद में इसको खुद भी देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक बड़ी ज़रूरी बात आपको ये बताना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर अब डिजिटल बिजनेस मॉडल फ़रोग पा रहे हैं। अभी कोविड के अंदर आपने देखा कि दुनिया की जो बड़ी मईशतें थी वो इसलिए सस्टेन और सरवाइव कर पाई कि उनके पास कंटिन्यूटी के लिए, डिज़ास्टर रिकवरी के लिए ऑलरेडी डिजिटल सॉल्यूशन मौजूद थे। इवन वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के पास भी एडेक्स के हवाले से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मौजूद था। उसकी वजह से बिजनेस कंटिन्यूटी इंटरप्ट तो हुई, लेकिन उस पैमाने पे मुतासर नहीं हुई जो इस डिजिटल मॉडल की अदम मौजूदगी में हो सकता था। तो एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी थी, उसके इम्पैक्ट को कम कर दिया गया इन डिजिटल बिजनेस मॉडल्स और एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। तो अब मैं ये फ्रेमवर्क थोड़ा सा शेयर करूँगा। इस फ्रेमवर्क को अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं। अगर आप इस व्हील के अंदरूनी नीले रंग के छोटे व्हील को देखें, उस पे 5 चीज़ें मौजूद हैं जो सर्विस क्वालिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती हैं, जिसके अराउंड ये सिस्टम बिल्ड किया गया है। उन 5 चीज़ों के अंदर कस्टमर एंड मार्केट फोकस, नंबर 2 एम्प्लॉई फोकस, 3 कम्युनिकेशन, नंबर 4 सर्विस डिलीवरी और नंबर 5 इनोवेशन मौजूद हैं। तो सर्विस क्वालिटी के ये 5 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बाकी बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर एम्बेड किया गया है। अगर मैं दूसरे सर्कल पे जाऊं जो आपको ऑरेंज कलर में अपीयर हो रहा है, जो आउटर सर्कल है, तो आप वहां पे देखेंगे कि नंबर 6 से वो स्टार्ट होगा लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, मेजरमेंट एनालिसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट। आप ये भी गौर कीजिएगा कि दोनों व्हील्स के दरमियान में एक कंटिन्यूअस एरोज हैं, और इसका ये मतलब है कि आउटर व्हील जो है वो एनगल्फ कर रहा है और रिवॉल्व कर रहा है उन 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स के अराउंड जो नीले व्हील में आपको दिखाए गए हैं। थोड़ा सा आप इस बात को भी समझ लें कि ये जो आउटर पेरिफेरी में एरियाज शो किए गए हैं, ये नॉलेज मैनेजमेंट एरियाज हैं। इसका ये मतलब हुआ कि आपको कस्टमर और मार्केट फोकस को उन तमाम ऑरेंज एरियाज के अंदर कवर करना पड़ेगा, सिस्टम थिंकिंग को फॉलो करते हुए। एम्प्लॉई फोकस को भी इन तमाम नॉलेज मैनेजमेंट एरियाज में कवर करना पड़ेगा। आपको मैं अहम बात आपको ये बताना पसंद करूँगा कि जो हमने ये पूरा फ्रेमवर्क डेवलप किया है, इसका एक पूरा वॉल्यूम है जिसके ऊपर हमने इसकी मुकम्मल तफसील फराहम की है कि ये कैसे होगा। मैं आगे चलता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि इस स्ट्रक्चर के अंदर की कॉन्सेप्ट्स और नॉलेज एरियाज के अलावा और क्या चीज़ें हैं। तो आप ये जान के खुश होंगे कि हमने इसमें एक मास्टरी लेवल शीट भी डेवलप की है, जिसके अंदर हमने बताया है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के डिज़ाइन के अंदर कौन से फंक्शंस फंडामेंटल हैं, उनके साथ नए इमर्जिंग एसोसिएटेड रोल्स कौन से हैं, और उनको एक्सरसाइज करने के लिए प्रॉपरली और क्वालिटी एक्सेलेंस के नए हाइट्स को रीच करने के लिए आपको किन प्रोफिशिएंसीज की ज़रूरत है। जो चौथी बात है उस वॉल्यूम के अंदर वो है सर्विस क्वालिटी टूल सेट। हमने 100
10-15 नहीं, 100 क्वालिटी टूल्स सेलेक्ट करके उसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं जो पर्टिकुलरली सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। उसमें आप देखेंगे कि टूल का नाम, उसको इस्तेमाल करने का तरीका, उसके टेम्पलेट तक बताए गए हैं। हमने उसमें पूरा मेथड बताया है कि ये कैसे अप्लाई होगा, किन एरियाज़ के अंदर अप्लाई होगा। तो इसके ज़रिए हमने अपने अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी के एग्जिस्टिंग मेंबर्स और पोटेंशियल मेंबर्स जो उसको ज्वाइन करेंगे, उन सबको हमने इस तरीके से सपोर्ट किया है। और ये बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, हमने इसके बारे में एडिशनल नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। ऐसे नए कॉन्सेप्ट जो कुछ लोगों के लिए नए हों, उनको उसके बारे में पता ना हो, तो उसकी तफसील भी बयान की है। फिर इसके बारे में अमेरिकन सोसाइटी की जो अवेलेबल ट्रेनिंग्स हैं, इसके बारे में जो बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, प्रेजेंटेशन हैं, उसको भी हमने इसमें शामिल किया है। तो मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, ये तो मैंने कवर कर दिया। मैं मास्टरी लेवल शीट के बारे में कुछ आपसे शेयर करूँगा। इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के 9 फंक्शंस को इसमें इंक्लूड किया है और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग रोल्स हैं उनको भी डिफाइन किया है, और किन पोजीशंस के ऊपर वो अप्लाई हो सकती है उनको भी मेंशन किया है। तो अगर आप एक्चुअल फ्रेमवर्क खोलें, वो वॉल्यूम खोलें, तो आपको एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स नज़र आएगा जिसके अंदर हमने इस चीज़ की तफसील बताई है कि ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन में, जॉब डिस्क्रिप्शन बनाने में, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस के लिए, क्वालिटी सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए किस पोजीशन के पास सर्विस क्वालिटी बॉडी ऑफ नॉलेज का किस लेवल का नॉलेज होना चाहिए। और उसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहला जो था वो है अवेयरनेस लेवल, दूसरा वर्किंग नॉलेज, और तीसरा एक्सपर्ट लेवल। तो ये एक आपके सामने मैंने सिर्फ 9 फंक्शंस, 20 से ज़्यादा रोल और 47 पोजीशंस का शेयर किया है। इसके ऊपर हमने मैपिंग की है उन 5 सर्विस क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स और सर्विस क्वालिटी मैनेजमेंट नॉलेज एरियाज की, और वो एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स है जिसको आप A3 पे प्रिंट भी कर सकते हैं। चौथी बात जो सर्विस क्वालिटी टूल्स के हवाले से मैंने आपसे शेयर किया कि सर्विस क्वालिटी टूल जो है, मिसाल के तौर पर SWOT, मिसाल के तौर पर 5 फोर्सेस, मिसाल के तौर पर XY मैट्रिक्स, मिसाल के तौर पर होशन प्लानिंग, होशन मैट्रिक्स वगैरह वगैरह। तो हमने 100 क्वालिटी टूल्स का इंतखाब किया जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई हो सकती है। और यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा इस बात को भी समझना पड़ेगा कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, अब उसकी बहुत बड़ी एग्जिस्टेंस डिजिटल बिजनेस मॉडल की शक्ल में है। और अब आप अगर देखें, हमने जो शुरू में आपके साथ 29 इंडस्ट्रीज़ को रेफ़र किया जिनको हमने अपने मद्देनज़र रखा इस वॉल्यूम को जनरेट करते हुए कि वो उनके अंदर डायरेक्टली बेनिफिट करता है। ये काविश यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही, ये कंटिन्यूड है। और जो लोग क्वालिटी को समझते हैं वो ये बात जानते होंगे कि क्वालिटी का पार्ट एंड पार्टिसिपल जो है वो क्या है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ये उसका एक अहम जुज़्व है। तो एज पार्ट ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ASQ, और मैं इस एफर्ट को लीड कर रहा हूँ जिसमें ASQ इसको मुसलसल इम्प्रूव कर रहा है। और हम अपने इंटरनेशनल वॉलंटियर्स के साथ, और आपको भी मैं उस जर्नी में इनवाइट करूंगा कि आएँ और इस जर्नी का हिस्सा बने, अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी का पार्ट बने और कंट्रीब्यूट करें, और एक पाकिस्तानी की हैसियत से उस पर फिर आप फ़ख्र महसूस करेंगे कि आप इस इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन का पार्ट होंगे। ये उन वॉलंटियर्स के नाम हैं जिन्होंने इंटरनेशनली इस कागज़ के अंदर जो था मेरा साथ दिया था। तो ये तकरीबन 25 लोगों की टीम थी जो मुख्तलिफ सर्विस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते थे, और इस पूरे बॉडी ऑफ नॉलेज को इन्होंने गो थ्रू किया, इम्प्रूव किया, और उसके बाद हमने इसको डिलीवर किया। और ASQ ने इसको, मैंने आपसे शेयर किया है कि अपनी वेबसाइट पे होस्ट भी किया है। तो आप हमसे ये शेयरिंग भी ले सकते हैं कि ये कहाँ पे मौजूद है। ASQ का अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं उसके बारे में भी हम आपको आगाह कर सकते हैं। आप इसके लिए QPSP प्लेटफॉर्म से भी रिव्यू कर सकते हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल से भी रिव्यू कर सकते हैं, बाइट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस से भी रिव्यू कर सकते हैं। तो ये ऑन गोइंग चीज़ है, ये अभी ख़त्म नहीं हुई। और बाइट्स के हवाले से अगर मैं आपको एक लास्ट मैसेज दूं तो वो ये है
कि ये एक इंटरनेशनल क्वालिटी एक्सपर्ट्स का नेटवर्क है और हम हर उस चीज़ को बेहतर करने का अज़म रखते हैं जो बिज़नेस से रिलेटेड है, जो इनोवेशन से रिलेटेड है, जो एक्सेलेंस से रिलेटेड है और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो अभी आप स्क्रीन पे हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स भी देख रहे हैं जिनके ज़रिए आप हमें अप्रोच भी कर सकते हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है और मैं बड़ी खुशी से ये भी ऐलान करूंगा कि इसके बाद ये हम सब जो एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपलोड भी की जाएगी। मैं आप सबका मशकूर हूं कि आपने बड़े सब्र से मेरी गुफ्तगू को सुना। अगर आप मुझसे कुछ सवाल करना चाहें तो आप चैट बॉक्स पे सवाल पोस्ट कर सकते हैं और अगर अभी हम उस सवाल का जवाब न भी दे पाए तो आप हमारे एसोसिएट्स या जो गिवन ईमेल एड्रेस है उस पर भी हम तक पहुंच सकते हैं। मैं आपका बहुत मशहूर हूं कि आपने मेरी गुफ्तगू को सुना। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to this webinar on basically World Quality Day. आज का टॉपिक है पाकिस्तान on the road to excellence. I am Kamran Musa from PIQC Institute of Quality. आज जो ये प्रेजेंटेशन है इसकी ज़रूरत इसलिए हमने महसूस की कि हम ये देख रहे हैं कि इस फील्ड के अंदर जो लोग हैं और जो इस फील्ड में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं उन सब में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर करनी भी ज़रूरी है। तो और ख़ास तौर पे जो प्रोफेशनल्स हैं उनका फ्यूचर का कैरियर उन्होंने अगर बिल्डअप करना है तो आगे डायरेक्शंस क्या क्या होंगी। So the objective is an awareness on professional development and quality management for career growth. यहाँ मैं आपके साथ दो चीजें या दो टर्मिनोलॉजी यूज करना चाहूंगा जो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। क्वालिटी प्रोफेशनल्स और क्वालिटी प्रैक्टिशनर्स, वो लोग जिनका कैरियर क्वालिटी फील्ड के अंदर है, लाइक क्वालिटी मैनेजर्स, quality auditors, assessors, managers of accreditation bodies, जिस तरह PMDC है, HEC है और इस तरह के और बहुत सारे accreditation bodies हैं और इवन बाहर की भी जो सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं ISO 9000 वगैरह की, उनके जो ऑडिटर्स हैं और इसी तरह ट्रेनर्स और कंसल्टेंट्स हैं और मैनेजर्स जो टेस्टिंग लैब्स और एजेंसी में काम कर रहे हैं। एक्सक्लूसिवली उनका पूरा वक्त और पूरा कैरियर जो है वो इसी क्वालिटी फील्ड के अंदर जो है वो मौजूद है। उन्होंने आगे अपनी इस फील्ड को कहां तक लेकर जाना है, कहां तक वो ग्रो कर सकते हैं और वो हाईएस्ट लेवल कहां तक अचीव कर सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन है। लेकिन उसके साथ साथ जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज है, जो कि अक्सर लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करती है, वो है क्वालिटी प्रैक्टिशनर। क्वालिटी डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, जब वो किसी प्रोग्राम को शुरू करते हैं तो फिर बहुत सारे HODs और प्रोसेस ओनर के साथ मसला शुरू हो जाता है कि वो कितना उनको आना चाहिए है और कितना उनको सीख कर आना चाहिए। क्वालिटी प्रैक्टिशनर्स जो है वो प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, मार्केटिंग, फाइनेंस, मेडिकल प्रोफेशनल्स और पर्सनल, इंजीनियर्स, एकेडमिशियंस जिसमें प्रोफेसर्स और टीचर्स, प्रिंसिपल्स शामिल हैं। और इसी तरह जिस तरह जुबैर साहब ने नहायत ही उम्दा अभी प्रेजेंटेशन दी और वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया।
तो उनको कितना पोर्शन आना चाहिए। पहली तो बात ये कि ये फील्ड का ज्यादातर ओरिजिन और ज्यादातर कंसिडरेशन की जाती है कि ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की फील्ड है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बदलता गया और लास्ट 15-20 सालों के अंदर इसने तकरीबन हर सेक्टर को इनकम्पस कर लिया। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा डिफेंस फोर्सेस में ये फील्ड बहुत इस्तेमाल हो रही है, गवर्नमेंट सर्विसेज में हो रही है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, एनजीओज हैं, एकेडमिक्स हैं, एंड सो फॉर्थ। सो क्वालिटी मैनेजमेंट, अगर आप डिफेंस सेक्टर से आपका ताल्लुक है, आईटी सेक्टर से आपका ताल्लुक है, प्रोसेस इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आपका ताल्लुक है, और आप अगर क्वालिटी डिपार्टमेंट में हैं या क्वालिटी डिपार्टमेंट से हटकर बाकी डिपार्टमेंट्स में हैं, तो दोनों एरियाज में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और आपने अगर एक्सीलेंस का जर्नी तय करना है तो आपने इस फील्ड से हेल्प लेनी होगी, और ये फील्ड आपको कई एरियाज में डिलीवर कर सकती है, जिससे कि आप अपने अपने सेक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, आईटी हो, एनजीओज हो, सर्विसेज हो, एंड डेफिनेटली सो ये फील्ड जो है प्रैक्टिशनर्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए है। इनफैक्ट प्रोफेशनल्स जब ये डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं तो वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जाके, इदारों के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर जाके, मिसाल के तौर पे हॉस्पिटल के अंदर जो क्वालिटी मैनेजर है वो फिर तमाम उसके ओपीडीज में, उसके ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर, उसके डायग्नोस्टिक सेंटर्स के अंदर, तमाम में जाकर उन्होंने बहुत सारा काम करवाना है। तो जो करने वाला है उसने बहुत सारा जो अप्लाई, जो उसका नॉलेज बेस है वो बना होना जरूरी है, और उसके बगैर ये अपने डिपार्टमेंट को एक्सीलेंस करने में सिर्फ इंट्यूटिव अप्रोच तो ले सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से वो महरूम रहेंगे। इससे पहले कि मैं आपको क्वालिटी फील्ड के ऊपर लेकर जाऊं, पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि इस फील्ड के अंदर भी 3 टर्मिनोलॉजीज हैं जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है वो क्वालिटी कंट्रोल की है, और क्वालिटी कंट्रोल में प्रोडक्ट और सर्विस की टेस्टिंग, लेबोरेटरीज का सारा कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे हमारे फार्मासिस्ट जो डीफॉर्म वगैरह कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे जो केमिस्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे इंजीनियर्स जो कंस्ट्रक्शन के अंदर काम कर रहे हैं और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। अब जब क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं तो ज्यादातर फोकस उनका सिर्फ प्रोडक्ट की टेस्टिंग से रिलेटेड जो है होता है। और अ पीरियड ऑफ टाइम अर्ली 90 से ये क्वालिटी एश्योरेंस का कॉन्सेप्ट जो ISO 9000 के साथ शुरू हुआ, और इसमें प्रोडक्ट के साथ साथ आपने प्रोसेस के ऊपर भी, प्रोसेस की स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर भी काम करना है, और आपने प्रोसेस को डेवलप करवाना और प्रोसेस को कंप्लायंस उसकी करवाना कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये दूसरा लेवल है। वो है क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसमें ओवरऑल सिस्टम्स अप्रोच जो है वो काफी डोमिनेंट है, और वो परफॉर्मेंस बेस्ड है, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, मुख्तलिफ एस्पेक्ट पे जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आपने लेनी है वो उसकी तरफ उसके टूल्स प्रोवाइड करता है, और वो इंप्लीमेंटेशन में आपको उस तरफ लेकर जाता है। सो अब डिपेंड करता है कि एज ए क्वालिटी प्रोफेशनल क्या आपने अपनी आने वाली लाइफ के अंदर क्या आपने अपने आप को क्वालिटी कंट्रोल और एक लैब तक महदूद रखा है, या आपने उसको क्वालिटी एश्योरेंस जिस तरह ISO 9000 और वेरियस ISO के स्टैंडर्ड्स हैं उनकी तरफ उसमें भी एक्सपर्टीज हासिल करनी है, तो वो एक नेक्स्ट लेवल है। सो लेवल 1 जो है वो आपका लेबोरेटरीज और टेस्टिंग के ऊपर आपको महदूद करेगा, और आपका प्रोफेशन जो है वो सिर्फ एक लेवल 1 के लेवल का प्रोफेशनल रहेगा। अगर आपने ये डिसाइड करना है कि इस फील्ड में ग्रो करना है तो आपको लेवल 2 की तरफ अपने आप को ले जाना होगा, और वो सिस्टम्स और SOPs की डेवलपमेंट, ऑपरेशंस, जितने आपकी बैंक है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, या आपके दूसरे प्रोसेसेस है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी बहुत सारे सर्विस डिपार्टमेंट हैं, जिस तरह IT है, जिस तरह और भी बहुत सारे आपके एडमिन है, आपके परचेजिंग है, सप्लाई चेन है, एंड सो फॉर्थ, मार्केटिंग है, सेल्स है। इस सारे डिपार्टमेंट्स में इनके अपने अपने ऑपरेशंस को स्टैंडर्डाइज कैसे करना है और फिर इनका ऑडिट कैसे करना है,
एंड सो फोर्थ। ये जो सारा लेवल है ये लेवल 2 के ऊपर है और ये आपको कैरियर के दूसरे लेवल पे लेके चला जाता है। और तकरीबन मिड 90s से जो पाकिस्तान के अंदर काफी इस पे काम हुआ और ISO के वेरियस स्टैंडर्ड जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किए, उसमें फिर बहुत सारे लोगों ने अपने आप को अपग्रेड किया। नाउ द थर्ड लेवल इज स्ट्रेटेजिक एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट स्टेटस। क्या आपकी, अगर आपका डिफेक्ट रेट, रिजेक्शन रेट, रीवर्क रेट या एकेडमिक आउटकम जो है, आपके जितने भी आपके आउटकम्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशंस के जो कस्टमर्स के लिए या मार्केट में है, क्या ओवर द लास्ट 1-2 ईयर्स उसमें कितने परसेंट आपने ग्रोथ की, क्वालिटी में कितना इंप्रूव किया, प्रोडक्टिविटी में कितना इंप्रूव किया और उसको किस तरह करवाना है। ये थर्ड लेवल है जिसको कि हम क्वालिटी मैनेजमेंट का लेवल जो है ये कहते हैं। तो आपको तो पहले अपना कैरियर का पाथ जो है वो डिसाइड करना है कि मैंने किस लेवल तक अपने आप को लेकर जाना है ना। इस क्वालिटी की जो करंट शक्ल है वो इनफैक्ट काफी इंटीग्रेटेड मॉडल बन चुका हुआ है। क्वालिटी जो कि कुछ साल पहले तक, तकरीबन 15-20 साल पहले तक, इट वाज फोकस्ड ओनली ऑन डिफेक्ट, रिजेक्शन, रीवर्क और इस तरह के एरर्स की डिटेक्शन और एरर को कंट्रोल करने के लिए हम क्वालिटी अश्योरेंस को भी इवन एड्रेस करते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट, वेस्ट कंट्रोल का कॉन्सेप्ट और प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट जो है ये कुछ सालों से ये बाकायदा इस फील्ड का हिस्सा बनता गया। और अब आजकल जिस तरह जुबैर साहब ने भी अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कशन में पॉइंट आउट किया कि अब डेटा इतने बड़े पैमाने के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर जो है और मुख्तलिफ सिस्टम्स जनरेटेड डेटा इतना आना शुरू हो गया है कि जो टेक्नोलॉजीज अब यूज हो रही है उसमें सिस्टम में के अंदर से बहुत सारा डेटा है और वो डेटा मैनुअली देखने की बजाय हमें सिस्टम्स के थ्रू देखना है। तो ये जो लोग प्रोफेशन के अंदर हैं उन्होंने अपने आप को बिग डेटा या डेटा साइंस के ऊपर करना होगा। आपने सुना ये टर्मिनोलॉजी अब यूज हो रही है इंडस्ट्री 4.0, जिसमें आप बहुत सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इंटरनेट के ऊपर और बिग डेटा के ऊपर बेस कर रही है। तो अब तीसरी जो डायमेंशन है उसमें ग्रोथ की, वो अब ये टर्मिनोलॉजी भी यूज हो रही है Q 4.0 या क्वालिटी 4.0। और ये वो टेक्निक्स हैं जो कि मुख्तलिफ अब लोगों को लेकर अब ग्रो करने के लिए आपके लिए अगले 1-2 साल के अंदर आपने अपने आप को, जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ग्रो करवाना होगा। और जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनमें इनमें से कुछ चीजें और कुछ जो चीजें आगे मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगा कि आपने उनको उसमें से प्रोफेशनल्स का कंपोनेंट कितना हो सकता है और जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनका कितना हो सकता है। जुबैर साहब ने आपके साथ बहुत सारे टूल्स की बात की, तो इन सारे एस्पेक्ट्स में क्वालिटी के टूल्स, प्रोडक्टिविटी के टूल्स, डेटा साइंस के टूल्स, देयर आर नंबर ऑफ टूल्स। सो एक प्रोफेशनल्स के लिए इन टूल्स का अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बड़ी जरूरी है, जिसमें ISO स्टैंडर्ड्स हैं, क्वालिटी अवार्ड्स या बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल है जिसमें बॉर्डरेज अवार्ड, EFQM। हमारे पाकिस्तान में अभी तक क्वालिटी अवार्ड का शुरू नहीं हुआ सिलसिला, लिहाजा ये एक कमी है नेशनल लेवल के ऊपर, इसलिए नेशनल लेवल पे ये कैंपेन स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकी अभी तक क्वालिटी की। लेकिन बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं जो इन टूल्स को और डिप्लॉयमेंट के साथ यूज करके अप्लाई कर रहे हैं। सो मेट्रोलॉजी यानी साइंस ऑफ मेजरमेंट जो कि QC में यूज होती है, सारी उस साइंस को कहते हैं, वो हो गया। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल हो गया, लीन सिक्स सिग्मा हो गया, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी हो गया, बेंचमार्किंग, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। और फिर लीन में आपने बहुत सारे सुने होंगे जिनमें से चंद एक जिस तरह 5S, काइज़न, गैम्बा। और फिर जो डेटा साइंस के अंदर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, अब टेक्नोलॉजी के अंदर जो थोड़ी सी सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट भी है, थोड़ी सी पाइथन की लैंग्वेज का भी उसमें इस्तेमाल हो रहा है, R लैंग्वेज का भी उसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो ये थोड़ी सी जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीजें वो भी अपग्रेड आपको करना होगा। एक्सेल, मिनीटैब और इसी तरह पावर BI, बिजनेस इंटेलिजेंस, ये सॉफ्टवेयर बड़ा बिग डेटा के लिए जो है ना इनमें से यूज हो रहा है। मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस एंड सो फॉर, देयर आर सो मेनी टूल्स। सो पहली तो चीज ये है कि प्रोफेशनल्स के लिए कि जो मकसद हम डिसाइड करेंगे कि किस एरिया में इंप्रूव करना है, सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में, लैब के अंदर, तो रेलेवेंट टूल्स को पहले आइडेंटिफाई करना जो स्कूल की मदद से आप एक्सेल कर सकते हैं और उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक और चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि आप जितना मर्जी अच्छा समझते हो, इफ क्वालिटी प्रोफेशनल्स आर नॉट गुड ट्रेनर्स,
नॉट गुड कोचेस, नॉट गुड कंसल्टेंट एंड नॉट गुड ऑडिटर, तो फिर बहुत बड़ी सिर्फ टूल्स के आने से या नॉलेज से ये बात नहीं बनेगी, बल्कि आपके एक्सपीरियंस के अंदर और आपकी स्किल डेवलपमेंट के अंदर आपने एज ए गुड ट्रेनर अपने आप को प्रूव करना है। क्योंकि जब आप बाकी प्रैक्टिशनर्स के साथ सामने अपना कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे? If you are not a good trainer, then people will not accept you. If you don't have experience of the application of the tool, people will not even accept you. आप चाहे कम एज के हो, स्टार्टिंग आपका कैरियर हो या मिड कैरियर हो या इवन आपका एक्सपीरियंस हो, आप इफ यू आर नॉट गुड ट्रेनर यू कैन नॉट एक्सेल इन दिस फील्ड, क्योंकि आपका काम ही कोऑर्डिनेशन और ट्रेनिंग और प्रैक्टिशनर्स को इन सारी चीजों के अंदर डेवलप करवाना भी है। सो कोचिंग की, कंसल्टिंग की, ऑडिटिंग की, ये स्किल्स है बाकायदा जो एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों के साथ डिपेंडेंट है, और आपने अपने आप को इन एरियाज को कैसे ऑडिट करना है। ISO 9000 की बात करते हैं तो ISO 9000 है क्या, ISO 9000 को इंप्लीमेंट कैसे करना है और ISO 9000 को ऑडिट कैसे करना है। दीज आर 3 डिफरेंट स्किल्स। तो ये स्किल्स भी अपने अंदर जो लोग लॉन्ग टर्म कैरियर को अपनाना चाह रहे हैं वो याद रखें कि इन स्किल्स के बगैर आप इवन एक कंपनी के अंदर भी, जरूरी नहीं है कि एक ट्रेनिंग कंपनी के लिए आपको ट्रेनर होना जरूरी है, एक किसी भी कंपनी में काम करने के लिए आपको ट्रेनर, कंसल्टेंट, कोच इंडिविजुअल यानी आप जो उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं और ऑडिटिंग, ये सारी स्किल्स जरूरी है। नाउ द थर्ड एरिया जो कि यूजुअली नेग्लेक्टेड है, दैट एरिया इज क्वाइट कंसर्निंग। ये पर्सनैलिटी से डिपेंडेंट भी है, आपकी लीडरशिप और गवर्नेंस से भी डिपेंडेंट है। जब हम ये कहते हैं कि क्या आपने अपने क्वालिटी का मिशन, विजन और क्वालिटी की पॉलिसी किस कंपनी की, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है तो उसको कौन सी पॉलिसीज की जरूरत है, वरना जिस तरह जुबैर साहब ने भी डिस्कशन किया कि 100 टूल्स तो सिर्फ सर्विस सेक्टर के अंदर है, इसी तरह और भी बहुत सारे टूल्स हैं। हर टूल की एक्सपर्टीज में, गलतफहमी में कोई ना रह जाए कि सिर्फ जानना काफी है या नॉलेज होना काफी है, इवन डिग्री आपका ले लेना ना काफी है इन इफ यू कैन नॉट डिलीवर द थिंग। नाउ लीडरशिप स्किल्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि हर बंदा, तकरीबन हर दूसरा बंदा ये कंप्लेन करता है कि देयर इज रेजिस्टेंस टू चेंज। जब आप इन टूल्स को लेकर आते हैं तो एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि पुराने कल्चर में काम करते हुए नए टूल्स का सीखना एक रेजिस्टेंस ना भी हो तो एक मुश्किल चीज और एक डिफिकल्ट तरीके से आती है, और अगर उसमें हम ऑप्शन दे दें तो पीपल विल चूज टू बी इजी रहने के लिए वो ट्राई पहले करेंगे कि वो इसको ना अप्लाई करें। सो लिहाजा विजन के अंदर आपने अपना जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं अपनी SOPs, आपको कहा जाएगा कि आप SOPs बनाएं, उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाएं, उनको इंप्लीमेंट करवाएं। आपने HODs के साथ उनको अकाउंटेबिलिटी सिस्टम स्टैब्लिश करवाना है। कंपनी के अंदर गवर्नेंस का मॉडल, क्वालिटी काउंसिल, क्वालिटी स्टीयरिंग कमेटी ऑन क्वालिटी एश्योरेंस, क्या आपका हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, एक HODs की जो कमेटी है जो कि सिर्फ एक्सीलेंस की कमेटी या क्वालिटी इंप्रूवमेंट की या क्वालिटी काउंसिल की कमेटी, उसका होना जो है ये जरूरी है। और फिर लास्ट चीज जो मेरे इसके अंदर आपको याद नजर आ रही होगी कि ये हर सेक्टर में हर प्रोफेशनल ग्रो नहीं कर सकता। इसी मेडिकल सेक्टर के लिए मेडिकल का प्रोसेसेस का भी नो हाउ जरूरी है, कंस्ट्रक्शन के लिए सिविल इंजीनियरिंग और दूसरी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट की भी जरूरी है। तो एक बंदे का पूरा 20-30 साल का जो कैरियर बनता है वो यूजुअली एक या ज्यादा 2 सेक्टर्स के अंदर एनीवे आप या 2-3 सेक्टर से ज्यादा बहुत मुश्किल है कि आप उस प्रोसेस को ग्रैस्प कर सके। एविएशन, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सॉफ्टवेयर। सो एक आपकी पहचान फिर उस एक सेक्टर के अंदर होगी, तो उस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा टूल्स का नॉलेज, उनका डिप्लॉयमेंट का नॉलेज, उसकी लीड कर जो रेजिस्टेंसेस है उनको खत्म करने की जो स्किल है, गुड कोचिंग, गुड ट्रेनिंग, ये आपको सीखना पड़ेगा। अब ये आपने भी देखा होगा कि लीन के अंदर जो सिर्फ डिफेक्ट्स था, जो कॉन्सेप्ट था, जो कि नंबर 3 पे आपको नजर आ रहा है, उससे बात अब बढ़ के प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट का मतलब यह है कि अब आप पूरे बिजनेस को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। बिजनेस इंप्रूव के ऊपर आ गए तो स्ट्रेटेजिकली काफी लेवल हाई हुआ। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आने चाहिए, वेटिंग टाइम और साइकिल टाइम्स को कैसे कम करना है, इसी तरह मोशंस और ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स वगैरह को भी इस फील्ड के अंदर आ गए हैं जो कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट में इसकी जरूरत होगी।
सो आपकी लीडरशिप में आपने अपने आप को एक सिर्फ क्वालिटी प्रैक्टिशनर या क्वालिटी प्रोफेशनल नहीं बल्कि क्वालिटी लीडर के तौर के ऊपर फ्यूचर हमारे कंट्री में भी इसकी जरूरत है। वी नीड क्वालिटी लीडर्स। क्वालिटी लीडर्स कैन बी द क्वालिटी प्रोफेशनल्स एंड कैन बी द प्रैक्टिशनर्स। Either of them will be basically quality leaders होंगे। गोल सेट्स करें अपने और फिर उन गोल्स के मुताबिक आपने किस लेवल तक ले जाना है, किस लेवल तक आपने ले जाना है, उस लेवल के फिर आपने टूल्स को सिलेक्ट करना है। एकदम सारे टूल्स क्या ना आ सके, लेकिन जिस गोल को जो ग्रेजुअली जो गोल सेट करेंगे, यानी किसी वक्त आपको सिक्स सिग्मा की जरूरत है जब आप इंप्रूवमेंट की तरफ ले जा रहे हैं, किसी वक्त आपको हाउसकीपिंग के लिए 5S की जरूरत है, किसी वक्त आपको TPM टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस मशीनों पे आप फोकस कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ जो सेगमेंट्स हैं उसके अंदर आप ऑर्गेनाइजेशन को मुख्तलिफ एरिया की तरफ पुश करते हैं और पुश करके साथ ले जाना, सबको कन्विंस करना, ये आपका बहुत बड़ा रोल होगा। और इससे कम अपना टारगेट को ना सेट कीजिएगा और उस लीडरशिप के लिए आप अपने आप को जितनी आप कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं और जितनी पर्सनैलिटी इंप्रूव कर सकते हैं और जितनी अपने एक्सपीरियंस को एनरिच कर सकते हैं, ये जस्टिफिकेशन बिल्कुल ना काफी है कि कंपनी में मैनेजमेंट की कमिटमेंट नहीं थी तो लिहाजा मैं नहीं कर सका या नहीं कर सकी उसको अप्लाई। दिस कमिटमेंट, दिस शोज लैक ऑफ कमिटमेंट। आपको अपने आप को वो स्किल सीखनी है जिससे नॉन कमिटेड पर्सन को कमिटमेंट में लाना है। दिस बाय इटसेल्फ इज कंपोनेंट ऑफ दिस फील्ड। और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स आपके पास आएंगे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर आपने क्वालिटी को, किसी एरिया में आप क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, किसी जगह आप प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर रहे हैं, व्हाइल नॉट इंश्योरिंग के क्वालिटी जो है ना सफर हो और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो। क्योंकि बिजनेस के लिए अगर आप प्रोडक्टिविटी को छोड़ दें तो फिर बिजनेस ठप भी हो सकती है, जस्ट बिकॉज आपने इतनी इंप्रूव कर दी कि आप उसको प्रोडक्टिविटी को नहीं किया, कॉस्टिंग आपने जो है ना उसकी बढ़ा दी। तो ये जो कंपेटिटिवनेस है इसको भी इंश्योर करना है, इसलिए ये एरिया भी दरमियान में बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो कॉमन डेवलपमेंट जो क्वालिटी प्रैक्टिशनर्स हैं उन्होंने जिस एरिया पे क्वालिटी प्रोफेशनल और प्रैक्टिशनर दोनों मिलकर जब गोल सेटिंग करें तो उसके मुताबिक वो जो टूल्स हैं क्वालिटी प्रोफेशनल से अगर सीख लें। कई इदारे हैं जिनमें क्वालिटी प्रोफेशनल नहीं है, मसलन गवर्नमेंट सेक्टर है, मिनिस्ट्रीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो उसके अंदर ये गलतफहमी ना पैदा हो जाए कि क्योंकि क्वालिटी डिपार्टमेंट नहीं है इसलिए क्वालिटी मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। आपको ये टूल ही बहुत बड़ा पुश देकर ऊपर बढ़ा सकते हैं। सो लेसन ऑफ टुडे, इसके साथ ही मैं अपना ये सेशन को जो है ना क्लोज करता हूं। फ्यूचर ऑफ क्वालिटी इज ब्राइट ओनली। अगर आपने अपने आप को सिर्फ QC तक महदूद रखा तो फिर एक बहुत ही लिमिटेड आपने कैपेसिटी और पोटेंशियल होते हुए अपने आप को लिमिटेड कर दिया, या अपने इदारे को या एज ए प्रोफेशनल आपने। इफ प्रोफेशनल प्रिपेयर एंड डेवलप देमसेल्फ, दिस इज ओनली पॉसिबल अगर आप ये कमिटमेंट करें कि मैंने विड्थ में भी और डेप्थ में भी दोनों अपने ये एरियाज जो हैं, टूल्स भी, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग और कोचिंग के डायमेंशन भी, और फिर आपने गवर्नेंस और लीडरशिप को भी इंप्रूव करना है। प्लान योर फ्यूचर एंड फ्यूचर कैरियर अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन आपने अपना जो अगला से 1 डिकेड को 5 साल को 10 साल को किस हाइट पे लेकर जाना है, ताकि आप इस कंट्री के अंदर भी या जिस कंट्री पे भी काम कर रहे हैं, दैट डजंट मैटर, लेकिन आप अपने आप को उस हाइट तक लेकर जाएं जहां कि हम सब जो है फख्र से ये कह सकें कि क्वालिटी और क्वालिटी एक हॉलमार्क है पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कि आपको ये आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू। आपने अभी ये 2 बड़े अच्छे मज़ामीन के ऊपर आपने लेक्चर सुने जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थे और बहुत ही ऊंचे दर्जे के थे। मैं आपको अब पब्लिक सेक्टर जो है जिसमें ज़्यादातर सरकारी इदारों से ताल्लुक़ है, उसकी क्वालिटी के मुतालिक मैं आपके साथ थोड़ी 15-20 मिनट बात करूंगा। और इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसके क्वालिटी के सफ़र में पब्लिक सेक्टर का क्या रोल रहा है और कहाँ वो किस रुख किस तरफ जा रहा है। तो सबसे बड़ा मसला जो पब्लिक सेक्टर के अंदर है इसमें यह है
कि इसमें कस्टमर को पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। प्राइवेट सेक्टर में तो ये आसानी है कि आपका कस्टमर मौजूद है जो कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पैसे देने के लिए तैयार है। ये चीज जो है पब्लिक सेक्टर में मौजूद नहीं है। और सबसे मुश्किल काम जो है पब्लिक सेक्टर का वो है कस्टमर को पहचानना। बात यह कि पब्लिक सेक्टर का कस्टमर कौन है? टैक्स पेयर है, या वो आदमी जो सर्विस रिसीव करता है, बिजली रिसीव कर रहा है, गैस रिसीव कर रहा है, या वो आदमी है, या आपकी ये जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं जो कि ये सर्विस डिलीवर करी है, या ये कस्टमर्स हैं गवर्नमेंट के। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि अपने कस्टमर को समझना और पहचानना बहुत क्रिटिकल इशू है हर इदारे के लिए, क्योंकि जब तक आप कस्टमर को पहचानेंगे नहीं तो आपकी क्वालिटी के कॉन्सेप्ट बनेंगे नहीं। मगर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मैं एक दो आपको चीजें डिफाइन करना चाहता हूं आपके साथ, जिनसे आपको समझ आएगी कि पब्लिक सेक्टर के मसले कहां पर हैं। सबसे पहला जो मसला आ रहा है वो है एक कस्टमर को आइडेंटिफाई करना। अब बात यह है कस्टमर कौन है? वो प्रोडक्ट या सर्विस को इस्तेमाल करता है। जो कस्टमर है उस सर्विस को लेने के लिए एक प्रोसेस से गुजरता है, चाहे आपकी टैक्स ऑफिस में लाइनें हैं वो भी कस्टमर हैं गवर्नमेंट के, या वो ड्राइविंग लाइसेंस की लाइन में खड़े हैं वो भी गवर्नमेंट के उसमें कस्टमर हैं गवर्नमेंट के, या डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट करने नादरा से वो भी एक वो है। तो इससे कुछ अरसा पहले एक डेफिनेशन होता था कस्टमर का, वो कहते थे कि टैक्स पेयर इज अ कस्टमर। मसला ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ 30 लाख टैक्स पेयर्स हैं, बाकी जो करोड़ों लोग रह गए वो उनका क्या होगा? इसलिए कि जो कस्टमर है वो एक रिसीव करता है प्राइमरी आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेस, जो प्रोसेस का आउटपुट है वो कस्टमर करता है। तो हर एक सरकारी प्रोसेस की आउटपुट की तरफ एक कस्टमर मौजूद होता है जिसको सर्विस दी जाती है। दूसरी एक चीज और है बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरा बड़ा तजुर्बा है पब्लिक सेक्टर के साथ, मैंने कभी वहां ये नहीं सुना पब्लिक सेक्टर में कि स्टेक होल्डर्स कौन है इस पब्लिक सेक्टर के। ये बड़ा एक अहम इशू है जो कि जिसको कभी गौर नहीं किया गया। अब बात यह है कि ये जो स्टेक होल्डर्स हैं ना वो सर्विस इस्तेमाल करते हैं ना वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, और वो जो प्रोसेस है सर्विस या प्रोडक्ट उसके थ्रू भी नहीं जाते। ये लोग जो हैं इनका एक इंटरेस्ट है कि ये जो प्रोसेस है सरकारी ये किस तरह रन कर रहे हैं। इसके अंदर आपकी जो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें आपकी कंप्लायंस एजेंसीज आ जाती हैं। ये जो आजकल आप देख रहे हैं कि ये बैंकों में कंप्लायंस का बड़ा इशू है, स्टेट बैंक आपका बड़ा इसमें इन्फोर्स कर रहा है। दूसरा रेगुलेटरी अथॉरिटीज आ जाती हैं जिसके अंदर आपकी पेमरा है, ओगरा है, ये नादरा भी अपना नैब है। ये सब रेगुलेटरी अथॉरिटीज एक किस्म की हैं जो कि ये ग्रुप जो है ये एक ओवरसाइट प्रोवाइड करते हैं टू दी सर्विसेज जो कि सिटीजन्स को दी जाती हैं, और इनका जो टोटल इंटरेस्ट ये है कि जो तरीका कार है चलाने का वो एक मखसूस तरीके से चलाया जाए। तीसरी कैटेगरी जो है वो है प्रोसेस पार्टनर्स की। बात ये है कि ये वो एंटिटीज हैं जो मिलके एक कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ये वो ऑर्गेनाइजेशनें हैं जो एक प्रोसेस के ऊपर भी हैं नीचे भी मौजूद हैं, और ये सब मिलके एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे से महकमे, फिर ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। ये सब मिलके एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब हमारा ये ख्याल है, और आज तक जो क्वालिटी के मुतालिक बात होती है उसमें कहते हैं जो अगला काम करने वाला है वो आपका कस्टमर है या इंटरनल कस्टमर है। ये अब तस्वुर जो है बदलना शुरू हो गया है। अब ये एक्चुअली पार्टनर्स हैं एक सर्विस प्रोवाइड करने में। अब एक सरकारी इदारा है उसके 7-8 ब्रांचेस हैं फॉर एग्जांपल, हम ये नहीं कह सकते कि साहब ये एक दूसरे के कस्टमर्स हैं, ये एक्चुअली एक दूसरे के पार्टनर्स हैं, और ये पार्टनर्स मिलके एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। ये बहुत जरूरी है समझना इन तीनों चीजों को। मगर मसला अब यहाँ आया जो जिस पे मैं एक्चुअली फोकस करना चाहता हूँ। पब्लिक सेक्टर के अंदर ये सबसे अहम पोर्शन है जो मैं आज बात कर रहा हूँ। पब्लिक सेक्टर के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं
यानी स्टेक होल्डर्स कौन है? ये जनाब आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, ये आपकी कंप्लायंस की अथॉरिटीज हैं, ये दो मेजर अथॉरिटीज जो हैं। तो पब्लिक सेक्टर के अंदर स्टेक होल्डर्स का सबसे बड़ा अहम रोल मौजूद है, और जो कहते हैं ना वॉइस ऑफ द कस्टमर कहलाती है या वॉइस ऑफ द प्रोसेस, तो पब्लिक सेक्टर के अंदर जो रूल्स रेगुलेशंस बन रहे हैं वो वॉइस ऑफ द स्टेक होल्डर्स है। यहां पर मसला खड़ा हो जाता है, और ये जो वॉइस ऑफ द कस्टमर नहीं है, वॉइस ऑफ द स्टेक होल्डर है। जितने आप रूल्स कानून देख रहे हैं बनते हुए, ये स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए वो बन रहे हैं, आपकी और मेरी रिक्वायरमेंट्स के लिए नहीं बन रहे। इसलिए बहुत सारे आपको देखेंगे गवर्नमेंट के इदारों से डील करने में बेतहाशा फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर्स मौजूद हैं कि कहते हैं हमें समझ नहीं आ रही है किस किस्म का रूल बना है। ये रूल बना है जो आपकी रेगुलेटरी और कंप्लायंस अथॉरिटी है उनको सेटिस्फाई करने के लिए। अब ये इशू एक्सप्लेन करता है कि इस कदर मुश्किल है क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस कराना पब्लिक सेक्टर के अंदर। ये वजूहात हैं, क्योंकि बात यह है कि जब आपने कस्टमर को पहचाना ही नहीं, और सारी क्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है जो आप पहले भी सुन चुके हैं वो कस्टमर के इर्द गिर्द घूमता है। अब जब वो कस्टमर पहचाना ही नहीं आपने, और आपने रेगुलेटरी और कंप्लायंस एजेंसीज को आगे रख दिया, तो क्वालिटी तो पीछे चलेगी ना। क्वालिटी पीछे चली गई, कस्टमर को आपने पहचाना नहीं, तो ये बड़ा एक मसला है, और ये इसकी वजह से क्वालिटी के कॉन्सेप्ट पब्लिक सेक्टर में लाने में बड़ी मुश्किल पैदा होती है। बहरहाल ये मैंने आपको पहले पोर्शन में समझाना था कि जनाब क्या मुश्किलात क्या है, क्यों नहीं पब्लिक सेक्टर में ये जो कॉन्सेप्ट्स आपने इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स सुने अभी, ये क्यों नहीं रेडली जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर मौजूद हैं ये पब्लिक सेक्टर में क्यों नहीं आ सकते? उसकी ये वजूहत है कि यहाँ पर अभी हमने कस्टमर को आइडेंटिफाई ही नहीं किया है। जब कस्टमर आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो फिर क्वालिटी कहाँ से आएगी? बिकॉज क्वालिटी तो कस्टमर के इर्द गिर्द घूमती है। बहरहाल अब ये बात करने के बाद मैं आपको, क्योंकि हमारा आज का सब्जेक्ट है पाकिस्तान ऑन द रोड टू एक्सीलेंस, तो मैं आपको एक सफर पे ले चलता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर में पिछले 25 साल में क्या कुछ हुआ, क्या क्या उसमें हमें सक्सेसेस मिली, कहाँ कहाँ हमारे फेलियर्स हुए और हमारे मसले हुए। मगर एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि लगातार एफर्ट्स हो रहे हैं, कई जगह सक्सेस है, कई जगह फेलियर्स है, मगर हिम्मत नहीं हारे लोग करने वाले अभी तक लगे हुए हैं, जो कि आप अभी जरा थोड़ी सी हिस्ट्री सुनेंगे जो कि बहुत सारे लोगों के इल्म में होगी, मगर इतनी डिटेल्स में नहीं होगी जितनी मैं आपको बताने वाला हूं। और कुछ लोग तो थोड़े हैरान भी होंगे सुन के कि साहब हमें तो पता ही नहीं कि ये हो रहा है पाकिस्तान में। मत घबराइए, मैं आपको बताता हूँ और कब से हो रहा है। सबसे पहली बात हुई सन 95 में, जब उस वक्त एक टीम ने, बड़े कमिटेड लोग थे जिसमें ये डॉक्टर साहब, कामरान साहब अभी जो बोल के गए, ये सबसे आगे थे उस वक्त, हमने मिलके सब ने यहाँ पर एक डिफेंस के लिए, डिफेंस प्रोडक्शन के लिए क्वालिटी पॉलिसी बनाई, और हम ये चाहते थे कि ये क्वालिटी सी इंप्लीमेंट की जाए, और इसकी इंप्लीमेंटेशन के थ्रू जो आपने अभी क्वालिटी कॉन्सेप्ट सुने हैं वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराए जाएं। और उसके अंदर सबसे जो बड़ी बात जो थी उस पॉलिसी के अंदर वो ये थी, हम ये चाह रहे थे कि जो डिफेंस प्रोडक्शन डिवीजन है, आपके इल्म में होगा कि इनके कई प्रोडक्शन यूनिट्स भी हैं आगे, जो आप अल खालिद टैंक का नाम सुनते हो, टेक्सला में है, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, कामरा हैं, और भी इनके इदारे हैं जो इनके नीचे आते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं इनकी बाकायदा। इस क्वालिटी पॉलिसी में हम एक चीज हाईलाइट करना चाहते थे, और हम ये चाह रहे थे कि इनके जो प्रोडक्शन इदारे हैं ये डिफेक्ट डिटेक्शन स्ट्रेटेजी से, मतलब डिफेक्ट ढूंढने से स्ट्रेटेजी से निकले, जो कि पुराना तरीका है इंस्पेक्ट करने का, उससे निकलें, और ये जो क्वालिटी कंट्रोल की आपने बात सुनी, उस कंट्रोल से निकलें, और अब वो डिफेक्ट प्रिवेंशन की स्ट्रेटेजी के ऊपर जाएं। मतलब एक तो है कि एक नुक्स पैदा हो गया, हम उसको जाके ढूंढें और आइडेंटिफाई करें और रीवर्क में जाएं। दूसरा ये कि हम ऐसे प्रोसेसेस बनाएं जिनसे नुक्स आए ना, और आए तो बड़ी जल्दी पकड़ा जाए, ताकि हमें रीवर्क और उसके जो नुकसानात है उसमें हम ना जाएं। तो ये बड़ी अहम बात थी, और हम यही चाह रहे थे कि जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं कि डिफेक्ट डिटेक्शन की स्ट्रेटेजी को बदल के हम डिफेक्ट प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी में चले जाएं। मगर याद रहिए ये 1995 की बात है, तो लोगों को समझाने में बड़ी मुश्किल पड़ गई हमें कि साहब ये डिफेंस पॉलिसी क्यों है और किस लिए है। तो बड़ी हमने कराया, मगर बहरहाल वो कुछ हो नहीं सका।
कोई बात नहीं, आगे की बात चल पड़ते हैं हम। फिर जनाब 1996 में जब पाकिस्तान के अंदर ISO 9000 के स्टैंडर्ड्स का बातचीत शुरू हुई, और उस वक्त इंडस्ट्री जो थी वो भी सोच ही रही थी कि भाई हम इसको अपने आप को सर्टिफाई कराएं, ये क्या स्टैंडर्ड्स हैं और इनका हमें क्या फायदा होगा। ये अभी इंडस्ट्री में डिबेट चल ही रहा था, सन 95-96 की बात है ये। उस वक्त अगर आपको याद हो, गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव भी दिया था इंडस्ट्री को कि अगर वो सर्टिफाई करवाते हैं तो उसके जो खर्चा है उसका आधा पैसा गवर्नमेंट पाकिस्तान अदा करेगी। और उस जमाने में तो 15 लाख रुपए के लगभग लगते थे, तो गवर्नमेंट उनको आधा पैसा दे रही थी। उसके बावजूद वो लोग सोच रहे थे कि साहब ये क्या चीज आ गई है और हम इसको सर्टिफाई करें, हमें क्या फायदा होगा, बिजनेस को क्या फायदा होगा। और ये उनका डिबेट चल रहा था अभी मुख्तलिफ चेंबर्स के अंदर। उस वक्त इमी कॉलेज है पिंडी में एक, उसमें फैसला किया गया कि जनाब हम इस कॉलेज को ISO 9000 से सर्टिफाई कराते हैं। अच्छा, अब जरा प्लीज नोट करें, बड़े अहम फैसले हुए इसके बाद। एक फैसला हो गया साहब इसको सर्टिफाई कराना है, इसके बाद बड़े अहम फैसले हुए कई। पहला फैसला ये हुआ कि जनाब हम विद ड्यू अपॉलजीज टू ऑल द कंसल्टेंट्स, हम एक्सटर्नल कंसल्टेंट हायर नहीं करेंगे। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 96 की। एक्सटर्नल कंसल्टेंट नहीं हायर होगा और सारी एक्सपर्टीज इंप्लीमेंटेशन के दौर में ही सीखेंगे लोग और उसी से एक्सपर्टीज डेवलप होगी। तो इन हाउस लर्निंग होगी और उसी के साथ अच्छा ये सारी जो होगी और खुद ही जैसे लोग सीखेंगे भी और इम्प्लीमेंट भी करते जाएंगे। टाइम इज अ मटीरियल। उसका नतीजा ये हुआ कि ये जो सर्टिफिकेशन थी इसको 2 साल से ऊपर लग गए। और इसको जो लीड किया था इस सारे एफर्ट को, वो एक बड़े नौजवान और बड़े हिम्मत वाले और बड़े पुरजोश एक हमारे थे साहब। वो अमेरिका से नए PhD करके आए थे, जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी अमेरिका से। अगर आपको शायद पता हो, ये साहब थे बैठे हुए, अली साजिद साहब थे। ये वेरी एंथुसियास्टिक, वो अभी भी ऐसे ही हैं, वो बहुत मेहनती ऊपर से। बहरहाल ये लीड में थे। तो जब ये हमने इसको इस तरह काम किया, 2 साल से ऊपर लगे इसको सारे करने में। ये हुआ कि एक तो इसके जो प्रोसेस था सारा, इसके बहुत सारे ओनर्स निकल आए, बहुत लोगों ने इसको ओनअप करना शुरू कर दिया बिकॉज वो इसका हिस्सा थे। तीसरा चीज ये थी कि जो हमारी नॉलेज बेस बनी वो बड़ी फिनोमिनल थी। और जब ये लोग कॉलेज से निकलकर बाकी जगहों में गए तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनी जो कि बाकी फौज के इदारों में इंप्लीमेंट करने में हमें ज्यादा मुश्किल नहीं पेश आई। तो ये बड़े अहम फैसले थे 2। नंबर 1 कि हम एक्सटर्नल कंसल्टेंट नहीं हायर करेंगे, और दूसरा ये था कि हम साथ साथ लर्निंग होती जाएगी। और आप हैरान होंगे कि 96 के अंदर, उस जमाने में ये कॉन्सेप्ट ज्यादा लोगों के इल्म में नहीं थे। उस वक्त भी इस इमी कॉलेज ने ही अपनी नॉलेज को एक्सपायर करने के लिए और बाकी इदारों से रब्ता करने के लिए इन्होंने एक 5 दिन का कोर्स भी चलाया जिसका नाम था क्वालिटी प्रोडक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिव कोर्स। सितंबर 96 में ये कोर्स चला, 5 दिन का कोर्स था। बाकी सब पिंडी के इदारे को लोगों को बुलाया गया था कि साहब आइए बैठिए, हम आपको समझाते हैं और हम किस तरह इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हम अपने लोगों को सिखा भी रहे हैं और इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। 2 साल से ऊपर टाइम लगा, मगर ये बहुत अहम चीज मैं आपको बता रहा हूं। और ये याद रखिए, मैं पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा हूं कि 2 साल से ऊपर लगे मगर सर्टिफिकेशन हुई। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान में 96 में ही एक इदारा बनाया गया, पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी बनाई गई। और ये क्वालिटी एनफोर्स करने के लिए पाकिस्तान में एक इदारा बनाया गया जो कि आजकल काफी काम बिजी है और काफी काम कर रहा है। ये खास तौर पे इनका जो रोल है ज्यादा, ये जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं FMCG कहलाते हैं, इनके ऊपर इनकी काफी सर्टिफिकेशन आ चुकी है और उम्मीद है कि आइंदा भी इनका काम बेहतर से बेहतर ही होता जाएगा। 98 में एक और डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान में कि पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल बनी। और इसकी जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि पाकिस्तान ने 95 में 1995 में WTO को ज्वाइन किया था। उसके लिए इनको ये इदारा बनाना पड़ा जो कि सर्टिफिकेशन बॉडीज को सर्टिफाई करे और लेबोरेटरीज को सर्टिफाई करे। ये इदारा था पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल बनाई गई। और ये अब इसमें बड़े अच्छे लोग आए शुरू में और बड़ा काम किया, और आते ही उसके म्यूचुअल एग्रीमेंट्स भी हो गए। इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल के साथ हुआ इनका एग्रीमेंट और एशिया पैसिफिक लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन काउंसिल के साथ भी इनका एग्रीमेंट हुआ। अच्छा, ये तो यहां हुआ। अच्छा, फिर एक
बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होती है सन 2000 में। एक प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव आता है जो कहते हैं कि जनाब गवर्नमेंट के सारे इदारे अपना मिशन, अपने गोल्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई और उन्होंने जनाब कहा कि इस जब ये लिख लेंगे तो हम इसके बाद इनकी कई प्रोसेस इंडिकेटर्स वगैरह बनाएंगे। अभी ये सिलसिला चल ही रहा था और मैं भी थोड़ा बहुत इसके काम में एक अपने इदारे के साथ मुंसलिक भी था बनाने में ये काम में। अब ये काम अभी चल ही रहा था कि प्लानिंग कमीशन ने ड्यूरिंग दी अपना जो अगला प्लानिंग उनका मिड टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क प्लान आ रहा था 2005 और 2010 का, इसमें इन्होंने पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक चैप्टर ऐड किया क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और स्टैंडर्ड्स। अच्छा, इनका तरीकाकार ये है कि ये मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाते हैं, वो ग्रुप्स इनको इनपुट देते हैं, इंडस्ट्री का देंगे आपको, इंडस्ट्री के मुख्तलिफ सेक्टर्स का देंगे। तो एक ग्रुप बनाया गया जिसको उन्होंने कहा आप लीड करेंगे और मुझसे बहुत ज्यादा काबिल लोग थे, 20-22 लोग इस ग्रुप में शामिल थे जिसमें डॉक्टर कामरान मूसा भी थे। और इनसे कहा गया कि जनाब अब आप हमें क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी के मुतालिक आप बताइए कि हम किस तरफ पाकिस्तान कहाँ जाए और क्या करें। जब हमारी रिपोर्ट जब हमने सबमिट की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, वो बड़ी पसंद की गई और हमारी पहली रिपोर्ट थी जो कि डॉक्टर AR कमाल थे, अगर आप कुछ लोग उनसे वाकिफ हों, बड़े काबिल और बड़ा नाम है उनका, इकोनॉमिस्ट थे। जब उनके पास हमारी रिपोर्ट गई पीयर रिव्यू के लिए तो ये एक वाहिद रिपोर्ट थी, आप यकीन मानिए वाहिद रिपोर्ट थी जो उन्होंने मुझसे कहा कि जनाब ये वाहिद रिपोर्ट है जो मैं वापस नहीं कर रहा हूँ, ये क्लियर हो गई और अब आप तैयारी करें इसकी इम्प्लीमेंटेशन की। तो हमें जनाब फौरन हुक्म आ गया कि इसको अब आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। हम लोगों ने बैठ के 2 मिनिस्ट्रियों को सिलेक्ट किया जहां इसको इम्प्लीमेंट करना है। एक इंडस्ट्रीज की मिनिस्ट्री थी और एक एजुकेशन की मिनिस्ट्री थी, जहां ख्याल था कि ये अब हम ISO 9000 के स्टैंडर्ड्स यहाँ करेंगे। मगर गवर्नमेंट के अपने तरीके काम करने के इनके प्लान्स एकदम चेंज हो गए और डोनर एजेंसीज ने प्रेशराइज किया कि जनाब आप सबसे पहले अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री को सर्टिफाई कर पाएं। और उस वक्त हमारे वजीर आजम का भी ताल्लुक फाइनेंस मिनिस्ट्री से था, शौकत अजीज साहब का, इसलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री सेलेक्ट हो गई ISO 9000 सर्टिफिकेशन के लिए। और जब ये सिलेक्ट हुई तो PIQC को लीड रखा गया। ये भी क्लियर हुआ था, एशियन बैंक, डेवलपमेंट बैंक से 2-3 लोगों के नाम गए थे ग्रुप्स के, तो उसमें PIQC का नाम किया और वो लोग सेलेक्ट हुए। और ये फिर हमने इसमें, अच्छा यहाँ फिर देखेंगे बात आप, 95 में काम शुरू होता है और 96 के एंड में ये काम अगेन टाइम 1.5-2 साल लगा। हमने इनको डॉक्यूमेंट्स ही तैयार नहीं किए, इनकी ट्रेनिंग भी कराई हम लोगों ने और हमने इनको डेटा की ऊपर कलेक्शन कैसे करनी है, उसकी एनालिसिस कैसे करनी है और फिर ये सारी ट्रेनिंग कराई और फिर इनकी सर्टिफिकेशन एज नहीं की गई। लॉयड्स ऑफ लंदन ने इनको सर्टिफाई किया फाइनेंस मिनिस्ट्री को 2096 में। ओवर 100 से ऊपर हम लोगों ने KPIs बनाए थे इनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को और उसके बाद फिर सब्सिक्वेंट इनकी हमने रिफ्रेशर ट्रेनिंग और इम्प्लीमेंटेशन इनके जो थे हमने रिव्यूज भी PIQC ने करवाए इनके और बड़ा इसका कामयाब हमारा मौका रहा। अच्छा, अब ये हुआ कि 2004 में एक और फैसला होता है कि हम जनाब एक नेशनल क्वालिटी अवार्ड होना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों के इल्म में शायद ना बात हो, एक नेशनल क्वालिटी अवार्ड होना चाहिए, 2004 में फैसला होता है। अब इसका जो सारा इसका लॉन्च किया गया और NPO इसका प्राइम लीड में था जिसने ये सारा काम करना था और NPO ने ये कराची में 2004 में इसको बाकायदा प्रेस में करके इसको रिलीज किया कि जनाब ये अवार्ड होगा। और असेसर्स की ट्रेनिंग के लिए APO टोक्यो ने मदद की और लाहौर में इनका 2005 में कोर्स भी चलाया गया। बहुत अच्छा काम हुआ और मगर फिर वो इंटर मिनिस्ट्रियल राइवलरी जो थी उसकी वजह से ये जल्दी हमारा अवार्ड की स्टेज में नहीं जा सका, असेसमेंट की स्टेज में नहीं जा सका। मगर बहरहाल गवर्नमेंट के अंदर ये चीजें होती रहती हैं। अच्छा, मगर एक अच्छी खुशी की बात यह है कि अभी फिर प्रेसिडेंट्स मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड अब आजकल शुरू हो चुका है और इसमें अलग इदारा बनाया गया है और बड़े एंथुजियाज्म से काम हो रहा है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह हुई है कि जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उन्होंने जो पिछली हिस्ट्री थी उसको बड़ा गौर से पढ़ा है, उसको बड़ा गौर से पढ़ा है ताकि इसमें आइंदा मिस्टेकिंग ना की जाए, गलती ना की जाए। अच्छा, फिर ये हुआ
कि 2014 आ जाता है। अब इस साल हमने मिलके डॉक्टर कामरान ने, मूसा ने, डॉक्टर मिराज ने और मैंने मिलके एक पेपर लिखा, हमने HEC को पेपर सबमिट किया। अच्छा, फिर 2000 इसमें हमने एक पेपर लिखा और हायर एजुकेशन कमीशन को अप्रोच किया कि जनाब आप ये क्वालिटी के सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटीज में इंट्रोड्यूस करवाएं। वो किस्सा हमारा अभी तक यूनिवर्सिटीज के साथ चल रहा है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, सिर्फ कंक्लूड करना चाहता हूं कि अगर आप टाइम देखें, सक्सेस स्टोरीज हमने जो जहां आई है वहां काम महीनों में नहीं हुआ, जो कि नॉर्मल कमर्शियल लोग करते हैं, ये सालों में हुआ, टाइम जहां मिला। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में रेडिकल चेंजेस आ सकते हैं, पब्लिक सेक्टर के अंदर चेंजेस बड़े बड़े सोच समझ के ग्रेजुअली और इंक्रीमेंटली आएंगे। इन लोगों को ज्यादा सूट करता है आपका इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स का, या काइजन के कॉन्सेप्ट ज्यादा इंप्रूव करते, इनको एप्लीकेबल होते हैं इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स की तरफ। तीसरा, क्वालिटी के जो कंसल्टेंट्स हैं हमारे, इनको सोचना पड़ेगा कि जब गवर्नमेंट के इदारों में सर्टिफाई कराने के लिए हमें डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी बजाय प्राइवेट के। प्राइवेट इज डायरेक्ट वो अपने प्रॉफिट के साथ मोटिवेटेड है, गवर्नमेंट के अंदर ये चीज नहीं है। तो हमें गवर्नमेंट के अंदर बड़ा ग्रेजुअली करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी चीज जो है वो प्रेसिडेंट का जो डायरेक्टिव है 2002 का, जिसके मातहत ये मिशन और लिखना था, सब लोगों ने अपने अपने वो ऑब्जेक्टिव्स भी लिखने थे। ये चीज बहुत अच्छी थी जो समाव रुक गई थी, इसको मुकम्मल किया जाए जितना जल्दी हो सके। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे मिशंस क्या हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। और इसको गोल्स भी क्या थे हमारे, इसको अगर यहाँ से शुरू किया जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। मगर एक बात आप देखेंगे इस पूरे सफर के अंदर कि गवर्नमेंट के अंदर काम रुका नहीं है, क्वालिटी का काम बढ़ता जा रहा है और अच्छाई की तरफ जाता जा रहा है। और अब लोगों को समझ भी आनी शुरू हो गई है कि जितनी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है प्राइवेट सेक्टर में, उतनी ही क्वालिटी इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में। तो अब जैसे जैसे ये जो हमारे इदारे ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, लोगों की क्रिटिकल मास होता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, और इसलिए गवर्नमेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आती जा रही है। शुक्रिया। अगर कोई सवाल है तो मैं उसका अभी जवाब दे सकता हूं आपको। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Idal Yusuf and I am Assistant Professor, Operation and Supply Chain Department, School of Business and Economics, University of Management and Technology, Lahore. मेरा जो आज का टॉपिक है वो है क्वालिटी इन एजुकेशन। इसके अंदर दो लफ्ज़ हैं, एक है क्वालिटी और दूसरा एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? क्या एजुकेशन ये है कि हम बहुत सारे फैक्ट्स को, फिगर्स को, लफ्ज़ों को याद कर लें। तालीम ये है कि हम बहुत सारे वाक़यात को अज़बर करें। क्या तालीम इसको कहते हैं कि हम मुख्तलिफ कोर्सेज को पास करें और बाद में सर्टिफिकेट मिल जाए जिसको हम डिग्री कहते हैं, या तालीम कुछ और है? और अगर आप देखें तो जो एजुकेशन के गुरु हैं, जो एक्सपर्ट हैं, प्लूटार्च, वो कहते हैं कि तालीम जो है वो ये नहीं है कि जी आप चीज़ों को याद कर लें और एक वैसल की तरह उसमें आपका दिमाग ऐसा है जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें पोर कर रहे हैं, डाल रहे हैं, बल्कि तालीम इस तरह की है जैसे आप आग चला रहे हैं, लकड़ी को आग लगा रहे हैं। और आज के दौर में आइंस्टाइन ने कहा था कि एजुकेशन या जो तालीम है ये बहुत सारे वाक़यात को याद करने का नाम नहीं, बल्कि दिमाग को ट्रेन करने का नाम है। वो दिमाग जो सोच सके, महसूस कर सके और चीज़ों को आगे ले सके। तो बेसिकली जो हमारी तालीम है वो मेमोराइजिंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं, बल्कि हमारे अंदर जो ख़बीदा सलाहियतें हैं उन सलाहियतों को उजागर करने का नाम है। उन सलाहियतों को उजागर करके हमने नए अलूम तलाश करने हैं, नई चीज़ों में कंट्रीब्यूट करना है, नए फैक्ट्स और फिगर्स को एक्सप्लोर करना है। और तालीम के ज़रिए हमने
नए जहान जो है उनको फतह करना है, उनको आगे लेके जाना है। तो ये जो चीज़ों को मेमोराइज करना, लफ्ज़ों को याद करना, बहुत सारे वाक़यात बज़बर करना, ये तालीम नहीं है। इसी तरह क्वालिटी का जो लफ्ज़ है, ये क्वालिटी बेसिकली पैदा हुई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ठीक है। और बहुत सारे क्वालिटीज़ के गुरु ने, किसी ने कहा कि भी चीज़ों को फिटनेस और यूज़ है, किसी ने कहा कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करने का नाम है, किसी ने कहा एबिलिटी टू सेटिस्फाई दी कस्टमर नीड्स, और किसी ने कहा कि ये कंसिस्टेंट सप्लाईज क्वालिटी की देने का नाम जो है क्वालिटी है। लेकिन जब मैंने सोचना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया और महसूस किया कि एजुकेशन के अंदर क्या ये जो क्वालिटी की डेफिनेशन हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उससे अच्छे रिजल्ट्स भी लिए हैं। मेरे से पहले कामरान साहब और जनरल सलीमुद्दीन सलीमी साहब इसके ऊपर बात कर रहे थे, तो वो कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव में और पब्लिक सेक्टर के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे थे। तो एजुकेशन में क्वालिटी मेरे नज़दीक ये है कि हमने वैल्यूज बिल्ड करनी है अपने स्टूडेंट्स के अंदर, हमने पार्टिसिपेंट्स के अंदर, हमने उनको स्किल्स देनी है, जो टूल्स और टेक्निक्स, और वो टूल्स एंड टेक्निक्स जो हैं वो उनको हेल्प करेंगी टू कंट्रीब्यूट फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी। हमने उनके अंदर कुछ काबिलियत पैदा करनी है, एबल टू इनिशिएट, इनकुलकेट, इनोवेट, और इनोवेशन और क्रिएटिविटी ये खाली बज़वर्ड नहीं है, ये हर दौर की हकीकतें हैं और जिंदा हकीकतें हैं। और अल्लामा इकबाल ने जावेद नामे में कहा कि अल्लाह ताला कहता है कि वो मुसलमान ही नहीं जो इनोवेट नहीं। तो इनोवेशन बहुत ज़रूरी है, और स्किल्स की मदद से, वैल्यूज की मदद से, एबिलिटीज की मदद से हमने अचीव क्या करना है, हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है इन ऑल एस्पेक्ट्स, हाँ वो रिलीजियस हो जिसको हम मजहबी कहते हैं, इखलाकी हो, माशी हो, या जो हमारी कॉम्पिटेंसी या प्रोफेशनल एरियाज के अंदर, उसके अंदर हमें लेके चलना है। तो क्वालिटी जो स्टार्ट हुई थी एहसास के साथ कि मैंने चीज़ों के अंदर, प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर बेहतरी लेके आनी है, वो स्टूडेंट और एजुकेशन में जब आई तो वो कन्वर्ट होगी वैल्यूज, स्किल्स और एबिलिटीज के साथ। इसको मैंने कोशिश की कि क्या इसको आसान लफ्ज़ों में कुछ कहा जा सकता है, तो मेरे ज़हन में ये है कि क्वालिटी दरअसल एक जज्बा है कि मैंने इस दुनिया को बेहतर करना है। किनके लिए? इंसानों के लिए, हैवानों के लिए और नबातात के लिए, ठीक है। मैंने इस दुनिया को एक बेटर लिविंग प्लेस बनाना है, मैंने इस दुनिया के अंदर खैर बांटने के अमल को जारी रखना है, क्योंकि ये मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहमतुल लिल आलमीन है, ये उनकी सुन्नत है। मैंने इसको उजागर करना है कि इस दुनिया को मैंने बेटर लिविंग प्लेस बनाना है। और अगर मेरा तालिब इल्म, मेरा पार्टिसिपेंट, मेरी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट्स, मेरे कॉलेज से निकलने वाला स्टूडेंट अगर इस सोच या इस पैशन के साथ नहीं आता, तो मेरे ख्याल में वो क्वालिटी नहीं है। क्योंकि क्वालिटी के लिए हमने दरस लेना है हरम से। इसीलिए अल्लामा साहब दुआ चुन के एक नज़्म है, उसके अंदर लिखते हैं कि भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस शहर के होगर को फिर वसत सहरा दे। तो हमने जो दरस लेना है लोगों की भलाई का, माशरे की भलाई का, तो वही हमने सुए हरम से लेना। अब इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी जिस तरह बात की है कि क्वालिटी के डिफरेंट लेवल्स हैं, क्राफ्टमैनशिप से स्टार्ट हुई, फिर फॉरमैन के ऊपर चले गए, और उसके बाद फिर आके इंस्पेक्शन और टेस्टिंग QC आ गया, क्वालिटी के क्वालिटी मैनेजमेंट आ गया, फिर हाईएस्ट लेवल में परफॉर्मेंस अवार्ड्स आ गए, जैसे मेलकम मार्केट क्वालिटी अवार्ड है, डैनिंग अवार्ड है, और इस तरह जापान नेशनल अवार्ड है और जेवलैंड अवार्ड है। सो देयर आर सो मेनी अवार्ड्स। एजुकेशन के अंदर हमने क्वालिटी को कैसे लेके चलना है, तो इस देखना यह है कि एजुकेशन के अंदर चैलेंजेस क्या है। रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, जर्नल्स अवेलेबल नहीं है, जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते नहीं है, जिसकी वजह से क्वालिटी स्टूडेंट्स हासिल नहीं है। जो हमारे रिसोर्स पर्सन है वो किताबें पढ़ के किताबें पढ़ा रहे हैं, इसलिए उनका प्रैक्टिकल तजर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, वो इनकॉम्पिटेंट है। और जो करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं वो करिकुलम जो है वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ बेंचमार्क नहीं किया हुआ। इंडस्ट्री और एकेडमिया के दरमियान गैप है। इंडस्ट्री कहते हैं कि ये जो
स्टूडेंट आया है, इसने वो नहीं सीखा जो हम यहाँ इससे लेना चाह रहे हैं। और स्टूडेंट कहता है जो कुछ मैंने पढ़ा था वो तो इंडस्ट्री में होते ही नहीं, इंडस्ट्री की नॉर्म, इंडस्ट्री की प्रैक्टिस, इंडस्ट्री में होने वाले जो मेथड्स हैं, जो तरीकाकार है, वो तो किसी बुक में नहीं लिखे हुए। तो ये गैप है, इस गैप को कम करना है। और उसके साथ साथ हमारी जो कोरोना की वजह से और दूसरे बहुत सारे एलिमेंट्स की वजह से गवर्नमेंट पॉलिसीज में इसका इम्पैक्ट है और इंडस्ट्रीज की अप्रोच भी है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज डे बाई डे डिक्रीज हो रही है। ये जो ग्रेजुएट्स बाहर निकल रहे हैं इन्होंने किधर जाना है, कहाँ जाके प्लेस होंगे। और इन डिग्रीज की जो राइजिंग प्राइसिंग है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर की जब बात करते हैं तो ऐसे लगता है दे आर ऑल मनी मेकिंग मशीन्स। ये जो एक चेयर नजर आती है वो एक चेयर नहीं है, वो 14 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख का अमाउंट पड़ी है, क्योंकि जो स्टूडेंट लेके आ रहे हैं। तो इसमें वो पैशन नजर नहीं आ रहा। और जो फिर KPI है वो मिसअलाइंड है। एक तरफ कहा जाता है कि इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करें, इंडस्ट्री के साथ लिंकेज डेवलप करें, इंडस्ट्री को विजिट करें, और दूसरी तरफ डिवाइसेस अटैच की जा रही हैं, फेस रिकग्निशन की डिवाइस, थंब इम्प्रेशन की डिवाइस के 9 से 5, 9 से 6 आपने डेफिनेटली यहाँ पे रखना है। तो क्या इस तरह हम अपने फैकल्टी को ग्रूम कर सकेंगे, डेवलप कर सकेंगे? जब बजट की बात आती है, रिसर्च ग्रांट की बात आती है, तो वो अपनी जगह पे लिमिटेड है। तो ये वो चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी इन एजुकेशन सीरियसली इफेक्ट होती है। तो सवाल ये है कि क्या इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, इसके साथ देखना है। अब हो क्या रहा है जरा देखें। वो हमारे साथ जो है वो ये है कि वी आर वर्किंग फॉर सम स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्ड्स, एक्रेडिटेशंस, ISO 9000 ले रहे हैं, सेक्टर एसोसिएशन पार्टिकुलर सिस्टम को ले रहे हैं, क्वालिटी एनहांसमेंट सब बनाए जा रहे हैं, जो हायर एजुकेशन कमीशन ने क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए और यूनिवर्सिटीज के अंदर मैंडेट भी करार दिया गया है। यूरोपियन क्वालिटी अवार्ड है, यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी, सो और W कैटेगरी 3 है, 4 है। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एक्रेडिटेशंस और स्टैंडर्ड जिसके पीछे एक दौड़ लगी है। और ये दौड़ क्यों है? क्योंकि ये दौड़ जो है इसलिए है कि ये सर्टिफिकेशन, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए शायद इतना नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे इंडस्ट्री ने जब ISO लेना शुरू किया था, ये बताने के लिए कि मेरे पास ISO है। They have used those ISO as a marketing tool, not process improvement tool. इसी तरह अब एजुकेशन सेक्टर के अंदर एक्रेडिटेशन की दौड़ है, जस्ट टू टेल द स्टूडेंट कि हम हाई रैंक में हैं, हम QS रैंक में यहाँ लाइक कर रहे हैं, फ्लोर रैंक में यहाँ लाइक कर रहे हैं। रीजन ये है कि ताकि मेरे पास स्टूडेंट आए, और वो जो स्टूडेंट आ रहा है वो मैं इसलिए नहीं उनको लेके आ रहा कि मैंने उनको एजुकेशन देनी है, क्योंकि हर चेयर जो है वो 1 मिलियन से ऊपर की अमाउंट लेके जा रही है। तो ये सोच हमें बदलना पड़ेगी, और इस सोच की वजह से हमारा जो मॉडल है एजुकेशन का, ये 3 एलिमेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट है, और फैकल्टी। अब हमने, क्योंकि अमीर बच्चों को जिनको पब्लिक यूनिवर्सिटीज में दाखिले नहीं मिले, जो ना तो मेडिकल कॉलेज में जा सके, ना इंजीनियरिंग में जा सके, जिनको इंजीनियरिंग भी चाहिए, जिनको मेडिकल भी चाहिए, जिनको लॉ प्रोफेशन भी चाहिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए मेरे पास एक्रेडिटेशन होनी चाहिए, मेरे पास लश ग्रीन फील्ड होनी चाहिए, मेरे पास LEDs होनी चाहिए, खूबसूरत बिल्डिंग होनी चाहिए, एयर कंडीशन क्लासरूम होने चाहिए। तो मैं इसके ऊपर पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और जब इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आई एम गेटिंग लॉट मोर स्टूडेंट्स, ठीक है। और सो फार एज फैकल्टी इज कंसर्न, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो उसका व्हील या उसका सर्कल या उसका स्कोप लो है, उसके ऊपर मैं काम नहीं कर रहा, ठीक है। उसके ऊपर काम ना करने की वजह से मेरा क्या हो रहा है कि मेरा स्टूडेंट्स तो ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग फॉर द गुड ऑफ कम्युनिटी। अब इस मॉडल को फोकस करते हुए, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टूडेंट सेंटर हो, फैकल्टी को मैं परवाह नहीं कर रहा, मैं डिमांड क्या कर रहा हूँ कि मेरी जो एजुकेशन का जो आउटकम आए वो ऐसे लोग हों जो दुनिया को बेहतर करें, जो एज ए चेंज एजेंट काम करें और सोसाइटी के अंदर बेहतरी लेके आए, जो बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर कंट्रीब्यूट करें, वो बड़े अच्छे रिसर्चर्स हों, ठीक है। और इसके साथ ही वो क्वालिफाइड पर्सन हों जो सारे टूल्स और टेक्निक्स के साथ जब इंडस्ट्री में जाएं तो दे आर गोइंग टू टच द न्यू हाइट्स ऑफ बिजनेस वर्ल्ड। तो चाह मैं ये रहा हूँ, और मेरा मॉडल जो है वो मुझे कुछ और स्टोरी बता रहा है, ठीक है। तो मुझे अपने इस मॉडल को रीवैम्प करना पड़ेगा, और वो मॉडल क्या है जो होना चाहिए कि फैकल्टी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
और ये मॉडल मैंने खुद कहीं से नहीं बनाया, इसको मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ से महफूज करने की कोशिश की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्ताद थे और नबी भी थे, और उस्ताद होते हुए जब उन्होंने इस्लाम की पहले दावत दी तो उस वक्त कुरान पाक कंप्लीट नहीं था, करिकुलम पूरा नहीं था, ठीक है। उन्होंने जब दावत दी तो क्या पेश किया, उन्होंने अपना करैक्टर पेश किया। उन्होंने कहा अगर मैं ये कहूँ कि कोई सफार पहाड़ के पीछे एक ह्यूज फौज है, लश्कर है, जरार जो तुम पे हमला कर देगा, तुम्हें तहस नहस कर देगा, तो क्या तुम यकीन करोगे? उन्होंने कहा बिल्कुल करूंगे, इसलिए कि आप सादक और अमीन हैं, आपने कभी झूठ नहीं बोला, आप अमानतदार हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा मैं आपको कहता हूँ कि आप आए और अल्लाह ताला पे मान लेते हैं, बुद्ध की पूजा छोड़ दें। तो उन्होंने कहा माज़अल्लाह, हम आपको झूठा नहीं कहते, लेकिन जो दावत आप दे रहे हैं इसको हम मानने को तैयार नहीं है। तो जो सहाबा थे वो तालिब इल्म थे, तो उस्ताद और तालिब इल्म में उस्ताद सेंट्रल जब ये एजुकेशन थी तो नतीजा क्या हुआ, 23 साल के अरसे में, ठीक है, जब इस्लाम मुकम्मल हुआ और खुलफाए राशिदीन में मुसलमानों की जो हुकूमत थी वो 22 लाख पर काबिल की थी, कोई इन्वायरमेंट नहीं था, कोई एक्रेडिटेशन नहीं थी, कोई रूल्स रेगुलेशन डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, कोई आईटी और इंडस्ट्री 4.0 की बात नहीं हो रही थी, सिर्फ स्ट्रॉन्ग कौन था? उस्ताद। आज भी हमें जरूरत है कि हम अपने उस्ताद को मुआशी तफक्कुरात से आज़ाद कर दें, अपने उस्ताद को एम्पावरमेंट दें ताकि वो काम कर सके रिसर्च के एरिया में, वो ऐड कर सके बॉडी ऑफ नॉलेज में, वो स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल बने और ऐसे ग्रेजुएट्स पैदा करे जो पैशनेट हों, किस लिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हुकूमत को कायम करने के लिए। इसलिए अल्लामा साहब ने कहा था कि सरवरी ज़ेबा फ़कत उस ज़ात बेगुंता को है, हुक्मरां है कोई बाकी बुकाने आज़ी, ठीक है। तो हम जो कुछ भी हासिल कर रहे हैं, अगर हमारी तालीम जो है वो अल्लाह ताला की हुक्मरानी एस्टैब्लिश करने में हेल्प नहीं करती, वो सारी की सारी तालीम बेकार है। और दूसरा हमें क्या चाहिए, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह पर अनकंडीशनल लव, ठीक है। और जब ये लव होगा तो क्या होगा कि मोहम्मद से वफा तुमने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, तो हमें लौह कलम मिल जाएगा। ये हुकूमतें, ये इदारे, ये चीज़ों का बेहतर होना, ये सब कुछ बाई को लगता है जो मिल जाएगा। और हमें ऐसे तालिबान चाहिए जो इनोवेटिव हों, जो मसाइल का हल तलाश करें, जिनके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट हो एंड दे कैन गो फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। वो ना सिर्फ अपनी तकदीर ना लिखें बल्कि दूसरों की भी तकदीर लिखने के काबिल हो, क्रिएटर ऑफ हिज ओन फेट, वो वैल्यू क्रिएटर्स हो सोसाइटी के लिए। क्योंकि ये सुन्नत मेरे रसूल की है कि रहमतुल आलमीन के नक्शे कदम पे चलना है, वो कंसिस्टेंट हो अपनी एफर्ट्स में, जिसके लिए अल्लामा साहब ने कहा था अमल पैगम जहाद जिंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें, और जो अमल पैगम है मोहब्बत फातह आलम, ये बड़ा जरूरी है, ठीक है। इखलाक के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, अमले मेहनत के साथ हमने इस दुनिया को फतह करना है और विजनरी होना है। वो विजनरी जिसकी लीडरशिप बात की जाती है। आज हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हर जगह लीडरशिप पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी लीडरशिप का फुकदान है। और वो क्यों? क्योंकि हमने लीडरशिप के जो असूल थे उनको छोड़ दिया। लीडरशिप के असूल अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमत ने बड़े अच्छे अंदाज से बता दिए थे, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज क्या पुरसोज, यही है रफ्त सफर मीर कारमाटे लिए। और फिर एक और जगह कहा, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो लीडरशिप और इमामत को के लिए असूल हमारे पास है। हमें सच्चा होना है, हमें ऑनेस्ट होना है, हमें मेहनती होना है, और नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर तालिब इल्म ने स्टांस लेना है, ठीक है। इंडिफरेंट नहीं होना, क्योंकि दुनिया में सिर्फ दो ही ताकतें हैं, एक हक की ताकत है, एक बातिल की ताकत है। अगर आप हक के साथ नहीं हैं तो यकीन कीजिए आप बातिल के साथ खड़े हैं, और जब तक आप सजदा शबीरी अदा नहीं करते तब तक आप न सिर्फ खुद आगे नहीं जा सकते बल्कि अपनी सोसाइटी को आगे नहीं दे सकते। हमें अपना एजुकेशन सिस्टम इन लाइनों पे तैयार करना है कि वो जालिम के खिलाफ खड़ा हो सके, और इसके लिए हमें फैकल्टी चाहिए जो मौलवी मीर हसन जैसी हो,
जिसकी विजडम और जिसका नॉलेज डिवाइन नॉलेज के साथ अलाइन हो, जिनके अंदर करैक्टर हो, फेथ और होप हो, फियर ऑफ अल्लाह हो और पैशनेट हो कि हमने कुछ ना कुछ दे के जाना है। थैंक यू सो मच। जी, मेरा नाम मोहम्मद नईम शहजाद है और PHDC में मैं लीड कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहा हूँ। एक्सपर्ट्स ने अपने पास एक्सपीरियंस की बेसिस पे जो नॉलेज आप लोगों से शेयर किया वो वैल्यूएबल था, जो कि आम बुक्स में या कहीं पे भी आपको उस तरह से नहीं मिल सकता। सो अगर आपने इन लेक्चर्स को गौर से सुना हो तो इसमें बहुत से लेसन्स हैं जो कि आप अपनी इंडस्ट्री में अपने रेलिवेंट प्रोसेसेस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। कुछ पार्टिसिपेंट्स ने सवाल किए थे, शॉर्टेज की वजह से हमने उनमें से कुछ क्वेश्चन लिस्ट आउट किए हैं। जिन स्पीकर से रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम कॉल करेंगे और वो इन क्वेश्चंस के हवाले से आंसर करेंगे। सो पहले जुबैर साहब का सर्विस क्वालिटी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस हैं, तो मैं जुबैर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और आपके इन क्वेश्चंस के आंसर करें। एक क्वेश्चन है, पार्टिसिपेंट हैं आतिफ मंजूर सर, उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि हम प्रोसेस मैनेजमेंट को अमूमन जेनेरिकली मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विस के लिए सेम कंसिडर करते हैं, दोनों एरियाज में हम एड्रेस करते हैं, लेकिन आपने इसे दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन किया है, प्रोसेस मैनेजमेंट और सर्विस मैनेजमेंट को हम आपने क्यों किया है, इस पे आंसर करें। जी, आपके सवाल का बहुत शुक्रिया और मैं रेफर करूंगा जो मैंने सर्विस क्वालिटी व्हील को एक्सप्लेन किया तो उसके नॉलेज एरियाज में प्रोसेस मैनेजमेंट और सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम को हमने सेपरेटली डिफाइन किया। अभी देखिए हमने बात की है इंडस्ट्री 4.0 की और डॉक्टर कमरान मूसा साहब ने भी डेटा साइंस की बात की। तो अगर आप इसको कोरिलेट करें चीज़ों को, तो अगर एक कोई टेक्नोलॉजी कंपनी है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उन्होंने एक सर्विस क्रिएट करनी है तो उसके लिए उनके पास सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम होंगे और उसके बाद उसका कॉरस्पॉन्डिंग सर्विस डिलीवरी सिस्टम होगा, क्योंकि प्रोसेस कुछ अगर तैयार कर लेगा। लिहाजा जो हमने सर्विस क्वालिटी व्हील डिफाइन किया है उस पर हमने हर चीज़ का अहाता किया है कि कोई चीज़ उसमें से रह जाए। अगेन मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने 29 इंडस्ट्रीज को कंसीडर किया था इस फ्रेमवर्क को अप्लाई करने के लिए। सो होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया सर। सेकंड क्वेश्चन है, पार्टिसिपेंट ने अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो लेटेस्ट अभी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है इंडस्ट्री के अंदर, वो क्वालिटी मैनेजमेंट फील्ड को किस तरीके से स्कोर कर सकती है, जिससे हम बेहतर अपने प्रोडक्ट के हवाले से, सर्विस के हवाले से रिजल्ट्स देख सकते हैं। जी, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है और आपका शुक्रिया कि आपने ये सवाल पूछा। आप देखिए कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो है वो अब इंडस्ट्रीज में अप्लाई हो रही है। रोबोटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन आप देख लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लें, साइबर सिक्योरिटी देख लें, और इंडस्ट्री 4.0 जो है वो बेसिकली साइबर फिजिकल सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे चीज़ों को मॉनिटर करना, डेटा कलेक्ट करना, उसका एनालिसिस करना और उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग करना जो है अब उसकी बात हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये क्वालिटी पैराडाइम से आती हैं। तो पहले जिन चीज़ों पे मिसाल के तौर पर यहाँ पे टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की बात की गई, इंडस्ट्री 4.0 में चूंकि मशीन हर एक को कंट्रोल कर रही है तो वहाँ पे प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस है। मिसाल के तौर पर एक डिजिटल ट्रेन सिस्टम है जिसमें डेटा मुसलसल फीड हो रहा है फील्ड से, उसकी बेस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए और बिग डेटा फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हुए यहाँ तक मशीनें डिसाइड कर रही हैं कि डिजाइन में क्या डिफेक्ट्स हैं, वो कैसे बेहतर हो सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है इसमें क्वालिटी को बड़ा अच्छे तरीके से प्रमोट किया है। मैं आपको दूसरी एग्जांपल क्विकली ये दूंगा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो उनके 3 बेसिक गोल्स हैं वो अचीव होना शुरू हुए हैं। वरना पिछले 60-70 साल में कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है उसमें कोई खाता ग्रोथ नहीं हो सकती थी।
वो तीनों ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सेफ्टी, क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी। तो अगर आप देखें तो वहाँ पे जो नई प्रोडक्ट्स आई हैं इंडस्ट्री 4.0 के बेस पे, मिसाल के तौर पर ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी, इसके जरिए बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल उसकी वजह से इम्प्रूव हो रही है, इंस्पेक्शंस इम्प्रूव हो रही है, टाइम टू डिलीवर इम्प्रूव हो रहा है। सो होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया जुनैद सर, होपफुली थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स को अपने क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे। सेकंड हमारे पास जो स्पीकर थे डॉक्टर कामरान सर, इनसे मुताबिक दो क्वेश्चंस हैं। पार्टिसिपेंट्स हैं नवीद जिन्होंने क्वेश्चन किया। चूंकि डॉक्टर साहब आपने लीडरशिप के हवाले से अभी उसमें अपनी स्लाइड में जिक्र किया, सो पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन ये है कि जनरली जो टॉप मैनेजमेंट है उनके लिए कोई खास ट्रेनिंग्स डिजाइन नहीं की जाती, तो इस तरीके से जो है ये चीज़ इनिशिएट की जा सकती है। ये तकरीबन तमाम ऑर्गेनाइजेशन में और तमाम एक्सपीरियंसेस जो है इस बात के ऊपर एग्री करते हैं कि ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट है ये टॉप टू डाउन इसकी जो है ना इम्प्लीमेंटेशन और डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल पॉसिबल होती है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जगहों में जहाँ टेक्निकल एक्सपर्ट क्वालिटी मैनेजर को स्ट्रॉन्ग रख भी लिया जाए, और अगर वो टॉप मैनेजमेंट, और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट पे मुराद सिर्फ सीईओ या हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटी के केसेस में डीन्स हो गए आपके सारे, और एचओडीज हो गए मैन्युफैक्चरिंग में भी और दूसरे इदारों में भी। अनफॉर्चुनेटली 70 to 80% ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इज डन बाय द प्रोसेस ओनर्स, और वो अगर इन्वॉल्व नहीं है और सिर्फ उनको कह दिया जाए कि क्वालिटी वाले डिपार्टमेंट वाले आके कुछ कर लेंगे, तो वो ऑडिट कर सकते हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या चीजें गलत है, लेकिन वो प्रोसेस कंट्रोल को बनाते खुद डील नहीं कर सकते। तो इसलिए जो टूल्स आप डिप्लॉय कर रहे हैं वो उसकी सूझबूझ, जरूरी नहीं है कि एक्सेल फॉर एग्जांपल डेटा एनालिटिक्स के लिए मिनीटैब और एक्सेल टॉप मैनेजमेंट को आता हो, लेकिन कम से कम इतना बताओ कि उस चीज की जरूरत है ताकि इसके लिए जो फैसिलिटेशन और रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड कर सके। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि टॉप मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिज्म में इन्वॉल्व हो और वो डेलीगेट कर टोटली क्वालिटी मैनेजर के हवाले करके ना करें। दैट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट, और एचओडीज की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लॉट ऑफ रेजिस्टेंस कम्स और चीज इंप्लीमेंट की। सेकंड क्वेश्चन है अहमद अता खान की तरफ से, और उन्होंने डॉक्टर साहब जो क्वेश्चन किया है वो जो हमारे मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं उन स्टैंडर्ड्स के हवाले से, कि अमूमन जब कंपनीज सर्टिफिकेशंस की तरफ जाती हैं, मैनेजमेंट सिस्टम्स इंप्लीमेंट करती हैं, सो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एक मैकेनिकल सॉर्ट ऑफ प्रोसेस में आ जाती है। सो मैकेनिकल नेचर को किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है ताकि एक लाइवलीनेस जो है वो बरकरार रहे ऑर्गेनाइजेशन का? जी, ये मैंने भी अपने सेशन के अंदर भी डिस्कस किया था, क्यूसी, क्यूए और क्वालिटी मैनेजमेंट। और अगर मैं आपके पास रहूं और अगर आप मुझे पिछले 6 माह या 1 साल के डेटा में बताएं कि आप सिर्फ कंप्लायंस कर रहे हैं और आपकी किसी भी एनालिटिक्स के ऊपर कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन पे काम कर रही है। तो स्टैंडर्डाइजेशन पे भी काम जो अगर हो रहा है उसका मतलब यह है कि वो कुछ अरसे में मोनोटोनस होना शुरू हो जाएगा। अगर आप एक ही मैनुअल को बार बार चेक कर रहे हैं, बार बार लोगों के पास जा रहे हैं, तो वो भी एक मोनोटोनस सी आएगी, क्योंकि उसने थर्ड लेवल के ऊपर एंट्री की है। तो थर्ड लेवल जो क्वालिटी मैनेजमेंट का है वो है कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट का, और वो ये ऑडिट बन जाता है कि आप 1 साल से आपके प्रोसेस में तब्दीली नहीं आई, ये बताते खुद एक जो है ना ऑब्जर्वेशन बन जाती है मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन और ऑडिटिंग के मैकेनिज्म। तो यहाँ ये जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशंस अपना लेवल अपग्रेड करें और कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर जाके एक ब्रॉड सिस्टम को इंप्रूव करने का भी उतनी एफर्ट लगाए जितना वो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए करें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा इजाज यूसुफ साहब से, और इजाज यूसुफ साहब से जो सर आपसे जो सवाल है, जो पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने आपसे ये सवाल किया है इनका नाम नवीद है। सो क्वेश्चन इनका ये है कि यूनिवर्सिटीज की फर्स्ट प्रायोरिटी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंक्रीज करना उनके गोल्स में ऑब्जेक्टिव में आता है, और जबकि क्वालिटी उनकी सेकंड प्रायोरिटी जो बन जाती है। सो इसमें बैलेंस कैसे जो है ना वो हम कर सकते हैं?
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर ज़्यादा होना बुरी बात नहीं है, हर यूनिवर्सिटी को कोशिश करनी चाहिए वो ज़्यादा करे, लेकिन जो कंट्रोलिंग पॉइंट है, देखिए नॉलेज डिलीवर कौन कर रहा है, नॉलेज प्रिपेयर कौन कर रहा है, बॉडी ऑफ नॉलेज में कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, और नॉलेज जो है वो शेयर और डिसिमिनेट कौन कर रहा है, वो उस यूनिवर्सिटी का रिसोर्स पर्सन है जिसको आप फैकल्टी या उस्ताद या टीचर कहते हैं। अगर वो कॉम्पिटेंट है तो जितने भी हमारे रिलेशन है कि क्लास का एक कैप साइज होता है कि क्लास में इतने स्टूडेंट्स और स्टूडेंट टीचर रेशियो होती है, उससे ये होता है कि क्वालिटी ऑफ डिलीवरी, क्वालिटी ऑफ कंटेंट मेंटेन की जाती है। ठीक है, ये है कि ज्यादा स्टूडेंट्स आ जाए तो सेक्शन ज्यादा किए जा सकते हैं, तो ज्यादा स्टूडेंट्स कोई बात नहीं, लेकिन कंप्रोमाइज ऑन क्वालिटी इज अ बैड थिंग। अगर एक टीचर आपने वो रख लिया है, पढ़ाओ बिजनेस की क्लास है, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा है, लेकिन उसने कभी कोई इंडस्ट्री विजिट नहीं की, किसी इंडस्ट्री के अंदर जॉब नहीं की, किसी एंटरप्रेन्योरियल वेंचर के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं है, तो जब एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाएगा तो क्या होगा? बुक इज हैज टू बी डिलीवर्ड टू ए बुकिश पीपल, और जो उसके अगेंस्ट डेवलप होंगे लोग वो कहीं भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकेंगे। तो बेसिकली जिस पे हमें काम करने की जरूरत है वो है हमारे क्वालिटी ऑफ फैकल्टी। हमें अपनी फैकल्टी जो है उसको ग्रूम करना है, डेवलप करना है, उसके बजट को एनहांस करना चाहिए, उनको जो नए डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स आ रहे हैं उनकी ट्रेनिंग्स के लिए मोटिवेट करना चाहिए, और अगर बात को फाइनेंशियल वही से आजाद कर देंगे तो वो रिसर्च की तरफ आएगा, वो ऐड करेगा बॉडी ऑफ नॉलेज में, और वो बेहतर अंदाज से चीजों को डिलीवर करेगा। अगर मेरे पास कुछ है तो मैं दे सकता हूँ, अगर मेरे पास कुछ है नहीं तो मैंने देना क्या है। ठीक है, अगर डिलीवरी ऑफ द कंटेंट आपने इंप्रूव करनी है तो यू विल हैव टू इंप्रूव द लर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ योर फैकल्टी, और उसके लिए दुनिया में बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के जो कोर्सेज हैं उनको आप बेंचमार्क कर सकते हैं, उनके आउटकम को, उनके डिलीवरी को, उनके लर्निंग लेसन्स को, उनके टूल्स और टेक्निक्स को, उनके असेसमेंट क्राइटेरिया को, दीज ऑल आर द सपोर्टिंग एलिमेंट्स, लेकिन यानी कहाँ से है? दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम फैकल्टी। ठीक है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मैंने बताया कि ये मैंने खुद से नहीं बनाया, जो मेरी परसेप्शन है अपने नबी को समझने की, उस हवाले से मुझे यही नजर आया कि जब तक आपका उस्ताद स्ट्रॉन्ग होगा तब तक आप क्वालिटी जो है वो अपनी एजुकेशन के अंदर नहीं ला सकते। खूबसूरत बिल्डिंग बना लेने से, एयर कंडीशन ज्यादा रख लेने से, लश ग्रीन जो है आपकी ग्राउंड से, और एलईडी 10 जगह पे लगा दें और पंच इन और पंच आउट के कार्ड सिस्टम कर दें, इससे क्वालिटी नहीं आती। जिसने क्वालिटी देनी है उसको आप बड़ी से आजाद करें, उसको डिप्रेशन से बाहर निकालें, उसको होप और फेथ दें, उसको मोटिवेशन के रास्ते पे डाल दें, तो डेफिनेटली क्वालिटी कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं जिनके बारे में किसी शायर ने कहा कि पतझड़ की साजिशों की तमन्ना के बावजूद, पतझड़ की साजिशों की तमन्ना के बावजूद हम वो दरख्त हैं जो हमेशा हरे रहे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर अली साजिद साहब से, जो कि QPST के हवाले से, जो QPST का मिशन है, जो विजन है, और जिस लिए ये सोसाइटी पाकिस्तान में काम कर रही है, उसके बारे में आपके थोड़ा सा ब्रीफ करें सर। थैंक यू वेरी मच। अभी वर्क तमाम हुआ, मद्दा बाकी है। अभी मैं 2 से 3 मिनट लूँगा क्योंकि 9 बजने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा शुक्रिया कामरान मूसा साहब को और जनरल सलीम साहब को, जो मेरे मेंटोर और मेरे सीनियर थे आर्मी में, जब मैंने अमेरिका से 1995 में इस्लामाबाद में नस्ल को ज्वाइन किया। और साथ ही आज की तकरीब के रूह रवां, इसके जो उनकी सोच का फरमा थी इस तकरीब के पीछे, वो इंजीनियर ज़ुबैर अनवर साहब की थी, जो ग्लोबल लेवल पे क्वालिटी में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। हमें वजह तौर पे उनका फ़ख्र है। कामरान मूसा साहब की टीम ने आज पूरा वक्त दिया और कई दिन की रिहर्सल के बाद पाकिस्तान में क्वालिटी का फर्स्ट एवर वेबिनार ऑन एयर हुआ ग्लोबली। तो आज का दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़ा तारीखी दिन है, और ये नुक्ता आगाज़ है, नुक्ता इंतहा नहीं है। मैं 1 से 2 मिनट लूँगा क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान पे, जो कि 2004 में जनरल सलीम और कामरान मूसा साहब और कराची के अरशद अली साहब और इस तरह के बड़े नामवर पाकिस्तान के क्वालिटी प्रैक्टिशनर
तो क्वालिटी के प्रोफेसर्स जिसमें खादम हुसैन, यानी मेरा नाम तो खादम हुसैन रिजवी नहीं, अली साजिद, मैं भी उसमें उंगली कटवा के मैंने शहीदों में नाम लिखवाने की कोशिश की। और गाहे गाहे दामे दरमे कदमे सुखने मैंने थोड़ी बहुत सपोर्ट की, एटलीस्ट विशेष की हद तक। तो ये इनका सफ़र, इक्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी सोसाइटी का सफ़र अब 14वें-15वें साल में दाखिल हो रहा था और हो रहा है। दरमियान में हुकूमती कवानीन में वॉर ऑन टेरर की वजह से बड़ी सख्तियाँ आई, जिसकी वजह से हमारी कानूनी चीज़ों की फुलफिलमेंट पूरी ना हो पाई। तो कुछ हमें इस मराले शौक में मसले पड़े, लेकिन हम इसको रीऑक कर रहे हैं और री रजिस्टर करके तो फिर एक 6 महीने 8 महीने या शायद इससे भी जल्दी इसको रीऑक करके हम पाकिस्तान में क्वालिटी की जर्नी को शुरू कर रहे हैं। मेन पर्पस क्या था QPSP का कि पाकिस्तान में एक ऐसी सोसाइटी की तश्कील जिसमें माहौल से लेके यानी एनवायरनमेंट से लेके मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, सर्विसेज और एकेडमिक्स, डिफेंस सर्विसेज और आपका आखिरी चीज़ है वो है गवर्नेंस, सबको एड्रेस करें क्वालिटी के तनाजुर में, ताकि हम 21st सेंचुरी में जो नया पाकिस्तान बनाने का हुकूमत का अज़म है, उस हुकूमत के इस अज़्म को हम पीछे से इंटेलेक्चुअल सपोर्ट दें और कुछ इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन यूथ में क्रिएट करें। हम उसमें पूरी तरह शायद कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन हम इस स्टेज पे अल्लाह के हज़ूर दुआ करते हैं कि हमें क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी के इस जर्नी में, जो एक तवील अनएंडिंग जर्नी है, इस जर्नी में हमें अल्लाह ताला अपनी रहमतों और बरकतों से नवाजे और आने वाले दिनों में हम इसकी बाकायदा मेंबरशिप अनाउंस करेंगे और इसमें जो जो माजी में रह गई हैं इसको ज़्यादा फ़ाल और मुतहर्रिक और मौसर बनाएंगे। ये तो हो गया थोड़ा सा QPSP का। अब मैं हुकूमत पाकिस्तान की खिदमत में दस्तबदस्ता दरख्वास्त गुजार हूँ कि नया पाकिस्तान जो बिलाशुबा एक अपीलिंग नारा है, इसको अमली जामा पहनाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यूनिवर्सिटी का इंटेलिजेंशिया, इंडस्ट्री के प्रैक्टिशनर्स और फील्ड के जो प्रोफेशनल वर्कर्स हैं, नॉलेज वर्कर्स, उनकी एआनत से नया पाकिस्तान के खदो खाल बनाए, जो ज़्यादा मुतहर्रिक पाकिस्तान हो, जो ज़्यादा फाल हो, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो और क्वालिटी कॉन्शियस हो। आज लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स 488 है, जो 4 महीने पहले कोरोना में 50-60 के आसपास चला गया था। इसका मतलब है कि हुकूमत को क्वालिटी के जर्नी स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले हमें एक फ्रेश और क्वालिटी हवा देनी पड़ेगी और उसके लिए बाकायदा इंजीनियर्ड एफर्ट है, सिस्टम और प्रोसेस बनाने पड़ेंगे और पंजाब गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान ज़राअत में इस वक्त आलू से लेके तो टमाटर तक और अदरक से लेके बुनियादी चीज़ें गंदम तक इंपोर्ट कर रहा है, जो ज़रूरी मुल्क है जिसकी 2/3 पॉपुलेशन ज़राअत से मंसूब है। इस वक्त टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन के साथ क्वालिटी कॉन्शियस को बढ़ाते हुए अब पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला ज़राअत में भी एक्सपोर्ट की पोजीशन पे दोबारा वापस जा सकता है। उधर भी हुकूमत को हम जैसे फोरम्स की मदद की ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर देंगे। इंडिया ने 1954 में नेहरू ने प्रोडक्टिविटी अवार्ड शुरू किया था और फिर 80s में क्वालिटी अवार्ड शुरू किया था। हम इंडिया से 30-40 साल गालिबन पीछे रह गए हैं, तो हमें उस पर भी गवर्नमेंट को जोर देना पड़ेगा। क्वालिटी कल्चर को फ़रोग देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के बाज़ इदारे बड़े प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं, जिसमें डिफेंस सर्विसेज है। और मैं बड़े फ़ख्र से इस अमर का यादा करता हूँ कि जनरल सलीम ने 90s में जब वो डायरेक्टर जनरल EME कोर थे, उन्होंने इसमें बड़ा प्रोएक्टिव रोल प्ले किया और एक पॉजिटिव इंटरवेंशन की। मुझे उम्मीद है कि एयरफोर्स, आर्मी और सर्विसेज के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी में गुड गवर्नेंस का दूसरा नाम मेरे नज़दीक क्वालिटी और सर्विस डिलीवरी इन पब्लिक सेक्टर है। तो गुड गवर्नेंस के पैटर्न को रवायती बुकिश नॉलेज या सियासी नारों से निकाल कर उसको रस्मी शब्बीरी के तौर पे लिया जाएगा तो बात बनेगी। पाकिस्तान में 2 इदारे बड़े मौसर हैं जो पिछले 50 साल से काम कर रहे हैं क्वालिटी के फील्ड में। एक है PNAC, पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन का इदारा है, और दूसरा PSQC है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। ये कराची में और एक इस्लामाबाद में। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी मुद्दबाना गुजारिश है कि इन दोनों इदारों को फाल बनाया जाए, इसमें ब्यूरोक्रेट के बजाय टेक्नोक्रेट्स और प्रैक्टिशनर्स और इंजीनियर्स को अपॉइंट किया जाए। और हमारे या मशवरे से अगर गवर्नमेंट कहती है तो हम अच्छे टेक्नोक्रेट रिकमेंड करेंगे। ये 2 इदारे फाल होंगे तो मुल्क में क्वालिटी के सफ़र के ऊपर हम ग्लोबल लेवल पे नज़र आएंगे। पाकिस्तान में प्राइवेट कैपेसिटी पे
PIQC जैसे इदारे और इंजीनियर ज़ुबैर जैसे लोग और जनरल सलीम जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपनी लिमिटेड कैपेसिटी पे रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है, एक बड़ी कोहेसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट में आखिर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की खिदमत में अगेन दस्त बदस्ता दरख्वास्त करता हूँ कि नया पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करने के लिए इस अमर की ज़रूरत है कि क्वालिटी के सफ़र में क्वालिटी के प्रैक्टिशनर को शामिल करें, जो 5 से 6 जो मैंने फील्ड का जिक्र किया है उसमें बड़े फाल रोल प्ले कर सकते हैं। मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आपने वक्त दिया और ये एक नया एक्सपेरिमेंट जो किया है। मैं कामरान साहब की खिदमत में PIQC की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि महीने 1.5 महीने के बाद QPSP के ताउन से इस सिलसिला खैर को इस सदका जारिया को जारी रखें। Thank you very much and God bless you and Pakistan Zindabad.